मिनट, ये एक और ब्लैंक स्लाइड आ गई। लेक्चर स्टार्ट हो गया है? अरे सर बताना तो चाहिए आपको। अर्ज किया है कि प्रिंस सर से पढ़ने के बाद मैथ्स का हर सवाल उड़ेगा इन डस्ट। प्रिंस सर से पढ़ने के बाद मैथ्स का हर सवाल उड़ेगा इन डस्ट। आज हम देखने वाले हैं रियल नंबर का लेक्चर नंबर फर्स्ट। बोलो बाबा। तो भैया एक और शानदार जानदार मजेदार ताबड़तोड़ से सेशन में प्रिंस सर आपका स्वागत करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि प्रिंस सर जितनी भी चीजें आप लोगों को बताते हैं कहते हैं वो आप लोग धीरे 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 फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हो। तो भैया हमारा बेसिक्स कंप्लीट हो चुका है। आज से एज प्रॉमिस्ड हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में सवाल कितने मार्क्स का आएगा, सारी चीजें पहले शुरुआत के कुछ देर में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग आज फर्स्ट चैप्टर के लिए एक्साइटेड हो तो चैट सेक्शन यस सर ओपी सर से भर दो फटाफट। सभी लोग आज के सेशन के लिए रेडी हो, एक्साइटेड हो तो चैट सेक्शन यस सर ओपी सर से भर दो फटाफट, या यस सेंसाई ओपी सेंसाई से भर दो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर आई फेल इन लव। देखो अभी ही कुछ बच्चे दिख रहे हैं जिनको मैथ से प्यार हो गया है, तो प्रिंस सर ने इन बच्चों को मैथ से प्यार करवा दिया। अगला नंबर आपका है, तो भैया आप लोग का भी बहुत जल्दी मैथ से प्यार होने वाला है। क्या बात है। तो मैं देख पा रहा हूं कि चैट सेक्शन में यस सेंसाई, यस सर, ओपी सर आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो देखो बेसिक्स में अगर मुझे और लगेगा ना तो वो लेक्चर्स मैं रिकॉर्डिंग फॉर्म में डलवा दिया करूंगा और आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि भैया वो बेसिक वाले लेक्चर देख लेना। क्लियर है? कहोगे हाँ सर क्लियर है। अब आज जब पढ़ाना स्टार्ट करूंगा ना तो तुम लोग को बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा जो कि जल्दी कोई टीचर नहीं पढ़ाता। अगेन मेरी बात सुनना, देखो मेरे हर एक लेक्चर की एक खास बात होती है कि मैं कुछ ऐसी चीजें पढ़ाता हूं ना जो कि सीबीएसई के सिलेबस में होती तो नहीं है लिखी, लेकिन उससे कनेक्टेड सवाल आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। और चूंकि सीबीएसई के सिलेबस में वो चीजें लिखी नहीं होती है ना, तो बहुत सारे टीचर उन चीजों को पढ़ाते नहीं है, स्किप कर देते हैं। लेकिन प्रिंस सर ऐसा नहीं करते, प्रिंस सर हर बेसिक आपको क्लियर करके चलते हैं। तो अभी रियल नंबर के फर्स्ट लेक्चर में भी ये झलक आपको दिखेगी कि कुछ चीजें सर जी जो आपने पढ़ाई इसकी आगे जरूरत पड़ेगी, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन टीचर आपको जल्दी नहीं पढ़ाता है। चलिए तो यहां पे हाँ हेलो यार, सभी को हेलो। तो उम्मीद करता हूं यार इस एक्साइटमेंट को फॉलो अप करेंगे लास्ट तक। और देखो आज का लेक्चर 6 बजे मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। आज क्या है ना, इस स्टूडियो में मतलब गलती से मेरी क्लास, मैंने बोला था वैसे कि 1.25 घंटे की लगनी चाहिए, लेकिन गलती से हो गया 15 मिनट इधर उधर। तो आज 6 बजे लेक्चर एंड कर देंगे। लेकिन कल से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये माइंड मेकअप करके रखिएगा कि यार बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना है तो सिर्फ 1.5 घंटे से काम नहीं चलेगा, कम से कम हमें 2.25 घंटे 2 घंटे के आसपास की क्लास लेनी पड़ेगी। तो ये चीज आप आगे से दिमाग में रखिएगा। तो चलो आज तो 1.5 घंटे की क्लास होगी, मैनेजेबल है। कल से लेकिन ध्यान में रखिएगा सारे बच्चे, कल से आप लोग मान के चलना आपकी क्लास 2.25 घंटे या हो सकता है कि लगभग 1 घंटे 50 मिनट इतनी तो चलेगी, ठीक है। समझ रहे हो? चलिए बढ़िया बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो सभी के ओके सर आ रहे हैं, यस सर आ रहे हैं, ओके सेंसई आ रही है, यस सर आ रही है। चलिए अच्छी बात है। आप देखो अब एक पोल के साथ कुछ चीजें आप लोगों से पूछ लेते हैं, गुफ्तगू कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो भैया पोल में सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है पोल का? तो भैया आज क्या है, हमारा रियल नंबर का फर्स्ट लेक्चर है। अब पोल में ऑप्शन नंबर ए कुछ ये रहा कि सर जी आपने जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स लिए और प्रीवियस लेक्चर्स में सर आपने बेसिक पढ़ाया, बेसिक ऑफ क्लास 10th मैथ्स, वो सब हमने रिवाइज कर लिया। तो प्रीवियस लेक्चर्स रिवाइज्ड, ये आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी ये है कि सर जी आपने जितने भी होमवर्क दिए हमने सब अभी तक का बना लिया, होमवर्क डन। अब जब मैं कह रहा हूं कि होमवर्क बना लिया तो इसमें समरी भी इंक्लूडेड है। मैंने आपको कहा था कि जितने भी प्रीवियस लेक्चर है हर लेक्चर की समरी बनाने की प्रैक्टिस करिए। समरी कैसे बनानी है मैंने एक लेक्चर में सिखाया था। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए उम्मीद करता हूं कि तुम लोग होमवर्क तो कर ही रहे हो, साथ में समरी भी कर रहे हो। यह समरी बहुत जरूरी है। देखो बार बार कह रहा हूं, जब रजिस्टर पर रजिस्टर भरते हैं और फाइनली सिलेबस खत्म होने तक जब इतनी मोटी कॉपियां भर जाएंगी ना, तो तुमको लगेगा ओ माय गॉड अब रिवाइज कैसे करूं। वहां पे तुम्हारा जीवन दान यही समरी बनेगा, ये मेरी बात याद रखना। इसलिए समरी हर एक लेक्चर की बनाना बहुत 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 जरूरी है।
चलिए ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, कि सर हम आपके सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, सर हम बहुत सिंसियरली पढ़ रहे हैं, सर हमारा सपना मैथ में 100 लाने का है, और आप गारंटी देते हो सर कि आप 100 दिलवाओगे अगर आपकी हर बात मानेंगे। तो सर आपकी हर बात मान रहे हैं, हमने पूरा प्रीवियस लेक्चर रिवाइज भी किया है सर, पूरा होमवर्क भी किया है। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, कि सर देखो हमें तो बस पास होना है, हमने बस पास होने के लिए बैच ज्वाइन किया है सर जी, तो हम ज्यादा होमवर्क नहीं करते हैं, बस क्लास देख लेते हैं। तो भैया तुम लोग जहां पे भी स्टैंड करते हो जल्दी से यहां पे अपना जवाब दे दो, क्योंकि इसके बाद लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। सी बोल रहे बहुत सारे बच्चे, एक बच्चा ई बोल रहा है, बताओ एक्सेप्शन, ई बोल के एक्सेप्शन लिख रहा है। भैया ई तो यहां है ही नहीं, कौन सा पेपर तुमको मिल गया है? क्योंकि जिस एग्जाम का पेपर मैंने बांटा वो तो तुम्हारे पास नहीं है, कौन सा पेपर मिल गया है तुमको? भैया समरी बहुत जरूरी है। देखो मैं अभी ये जो शुरू से तुमको छोटी छोटी बातें बता रहा हूं ना, इनको लाइफ में उतारो। समरी को कोई भी बच्चा हल्के में मत लेना, ये कितनी ज्यादा जरूरी है मैं आपको बता ही नहीं सकता। हर रोज लेक्चर होने के बाद जब तुम कुल मिला के लेट से आज के लेक्चर में तुम 7-8 पन्ने भर दोगे, तो 7-8 पन्ने की वो जो आप आधे पन्ने की समरी बनाते हो ना, वो बहुत जरूरी है। बार बार कह रहा हूं, अभी तक भी अगर समरी बनाना शुरू नहीं किया है तो फटाफट तरीके से समरी बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यही समरी बाद में तुम्हारे लिए जीवन दान का काम करेगी जब किसी भी चैप्टर को रिवाइज करना रहेगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो एक बार देख लेते हैं यार कि कहां पे कौन स्टैंड करता है, कहां पे कौन स्टैंड करता है। तो मैं देख पा रहा हूं कि 75% बच्चे ऐसे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि सर जी आप ये जो दोनों बातें कहते हो, यानी कि सर पूरा लेक्चर रिवाइज रखना, होमवर्क बनाना इंक्लूडिंग समरी, हम ये करके आए हैं, आप बेफिक्र होकर बिंदास होकर पढ़ाओ। 11% बच्चे ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि सर जी हमने सिर्फ प्रीवियस लेक्चर देखा, हमने होमवर्क नहीं बनाया। 5% बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं सर हमने होमवर्क बनाया है, प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा। और 8% लगभग ऐसे बच्चे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि सर जी देखिए हमें 100 नहीं लाना है, हमें मैथ्स में टॉप नहीं करना है सर, हमें बस पास होना है, हमने सिर्फ पास होने के लिए बैच ज्वाइन किया है, हम सिर्फ लेक्चर देखते हैं। ठीक है यार, चलिए कोई बात नहीं। भैया प्रिंस सर का एम क्या है कि भैया बहुत जल्दी ऐसा होगा ना कि 100% बच्चों का रिप्लाई आएगा। ये सुनने में बड़ा डिफिकल्ट टास्क लगता है, लेकिन बहुत जल्दी ऐसा होगा कि प्रिंस सर सभी को मैथ से बेइंतहा इश्क, बेइंतहा मोहब्बत करवा देंगे। वो कहते हैं ना कि जब तक किसी से प्यार नहीं होता हमें भी लगता है अरे यार ये प्यार व्यार सब बेकार की चीज है, लेकिन जब मोहब्बत बेइंतहा किसी चीज से, किसी इंसान से, किसी सब्जेक्ट से होती है ना, तो अलग ही फीलिंग होती है। तो जब गारंटी ले रहा हूं कि मैथ से इश्क करवा दूंगा, और ये इश्क तुमको बोर्ड एग्जाम में 100 दिलवाएगा, चाहे तुम बेसिक वाले हो या स्टैंडर्ड वाले हो, तो ये जरूर होगा, कीप दिस इन माइंड। बाकी इसी प्रॉमिस के साथ अपने रियल नंबर के फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अब बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, चीजों को समझने की अब कोशिश करिएगा यार, ठीक है। तो रियल नंबर स्टार्ट करने के लिए ना मैं कुछ बेसिक्स के साथ स्टार्ट करूंगा जो कि आपने 9th में पढ़ा था। अब वो 9th वाली चीजें मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा इस चीज पे, क्योंकि 9th में आपने ऑलरेडी पढ़ी है, तो कृपया करके यहां डाउट मत करना, क्योंकि वो जो 9th वाली चीजें हैं वो तुम पढ़ के आ रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात को। तो उन चीजों को बस मैं ब्रशअप करवा दूंगा, एक बार रिवाइज करवा दूंगा फटाफट तरीके से, उसको डिटेल में मैं नहीं समझाने वाला, ये दिमाग में रखना। उसके बाद से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। चलिए तो भैया जी कहानी स्टार्ट कर लेते हैं, कहानी को यहां पे शुरू कर लेते हैं। तो भैया जी हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक ऑफ क्लास 10th मैथ्स कंप्लीट कर लिया, और ये उम्मीद मैं करता हूं कि तुमको पूरा समझ में आया जो भी मैंने इन बेसिक्स के लेक्चर्स में पढ़ाया, ठीक है। तो एक फाइनल पोल ले लेता हूं, उस फाइनल पोल में आप जरूर बताइएगा कि सर आपने ये जो पूरे 5 लेक्चर लिए अभी तक बेसिक के, ये हमें 100% समझ में आए, और इससे रिलेटेड आपने जितना भी होमवर्क दिया हमसे 100% बना, यानी कि कुल मिला के सर ये टॉपिक हमें क्लियर है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस अब आपको दिखना स्टार्ट होगी जैसे ही चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो अगर क्लियर है तो ऑप्शन ए बोलिएगा कि हां सर सब क्लियर है। ऑप्शन बी सर नहीं कुछ समझ में आया, आप बेकार पढ़ाते हो, तो ऑप्शन बी बेकार पढ़ाते हो सर आप, बेकार पढ़ाते हो सर आप, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है भैया जी कि सर बहुत गजब क्लियर है, गजब क्लियर है, मतलब सर क्लियर तो ठीक है, क्लियर से ज्यादा कहीं क्लियर है, गजब क्लियर है। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस फाइनल पोल के साथ, इस फाइनल पोल के साथ हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जल्दी बताओ यार कि किस तरीके से आपको समझ में आया। जिसने जितने भी लेक्चर देखे, मैं नहीं कह रहा कि तुमने 5 लेक्चर देख लिए, चलो ठीक है, किसी ने अगर 1 ही देखा, किसी ने 2 ही देखा, किसी ने 3 ही देखा, किसी ने 4 ही देखा, तुमने जितने देखे, क्या उस लेक्चर में तुमको प्रिंस सर से फ्रीक्वेंसी मैच हुई?
क्या प्रिंस सर ने जितनी बातें आपको कन्वे करने की कोशिश की, क्या सब वो आपको समझ में आई? अगर आपका जवाब हां है भैया जी, तो अपने हिसाब से आप ऑप्शन जरूर चुन लीजिए। जल्दी से देख लो यहां पे ऑप्शन। देखो फिर एक बच्चा ई कह रहा है। ई वाली बात तो मुझे समझ में नहीं आती कि ई क्या सोच के तुम लोग कहते हो, है ना? चलिए बहुत ही बढ़िया। हाँ बिल्कुल, हर हर महादेव। सही है। पोल इज नॉट वर्किंग। देखो क्या होता है ना कि कई बार आप जहां पे बैठ के लेक्चर देखते हो अपने फोन में या अपने लैपटॉप में, नेटवर्क वहां का अच्छा नहीं रहता, इस वजह से तुम लोगों का पोल नहीं अच्छा रहता है। क्योंकि जिनकी जिनकी पोल में प्रॉब्लम थी ना, ये बात मैंने टेक टीम को पहुंचा दी थी और उन्होंने पोल को सही भी कर दिया। तो अगर अभी भी किसी का इशू है, मतलब थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो कोशिश करो ना कि अच्छे नेटवर्क में बैठ के लेक्चर देखो। चलिए सभी को गुड इवनिंग यार। तो एक बार देख लेते हैं रिजल्ट क्या आया है। तो मैं देख पा रहा हूं यहां पे रिजल्ट को 69%, लगभग 70% बच्चे कह रहे हैं कि सर गजब का क्लियर है, और 23% बच्चे कह रहे हैं कि सर गजब का तो नहीं लेकिन हाँ क्लियर है। तो अगर मैं इस डेटा को ऐड करूं तो ये लगभग 93% बच्चे। अच्छी बात है भैया। बेकार पढ़ाते हो, ये बोलने वाले 3% बच्चे हैं। चिंता नहीं करो, ये जो मुझे भी कह रहे हैं ना बेकार पढ़ाते हो, इन बच्चों की मैथ से मोहब्बत करवाना मेरी जिम्मेवारी है। और नन ऑफ डीज वाले भी 4% बच्चे हैं। मतलब ये नन ऑफ डीज तो मैं आज तक समझ ही नहीं पाया, मतलब क्या ही सीन है। चलिए तो भैया जी कहानी स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में क्या क्या देखने वाले हैं। तो पहले थोड़ा सा बेसिक्स 9th का, जो कि जरूरी होगा, जिसकी जरूरत पड़ेगी, वो ब्रशअप करवाऊंगा। ठीक है, ये मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को 5 बजे तक ब्रशअप करवा दूं। उसके बाद थोड़ा डिविजिबिलिटी बेसिक्स पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत काम की चीज, क्योंकि एक श्योर शॉर्ट सवाल इस चैप्टर से आता है। तुमने देखा होगा, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर। तो इस टाइप का श्योर शॉर्ट सवाल जो आता है ना एग्जाम में, इसके प्रूफ में एक ऐसा कंसेप्ट यूज होता है, उसको प्रूफ करने में एक ऐसी चीज यूज होती है जो कि जनरली टीचर आपको नहीं पढ़ाता। प्रिंस सर ऐसे टीचर नहीं है, वो आपको पढ़ाएंगे। तो जो कुछ बेसिक्स है ना, वो हम यहां पे सीखेंगे बेसिक्स ऑफ डिविजिबिलिटी में। उसके बाद वो पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं ट्राई करूंगा कि एटलीस्ट यहां तक तो आपको पढ़ा ही दूं, यानी कि बेसिक्स ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। मतलब मुझे ऐसा लगता है यहां तक में टाइम खत्म हो जाएगा। बाकी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बेसिक्स कल के लेक्चर में, और आगे जो भी टॉपिक लिखा है वो भी कल के लेक्चर में करेंगे। तो एटलीस्ट ये दोनों तो कंप्लीट करना हमारा आज का टास्क जरूर रहेगा। यहां पे बहुत सारे बच्चे छटपटाने लगेंगे, कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस। बहुत सारे बच्चे यहां पे छटपटाएंगे, कहेंगे कि सर यूक्लिड डिवीजन लेमा आउट ऑफ सिलेबस, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आउट ऑफ सिलेबस। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिखा है, मैंने टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं लिखा है, बेसिक्स ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखा है, बेसिक्स ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखा है। यानी कि आपके सिलेबस में इनको डिटेल में पढ़ना नहीं है, लेकिन इनके बारे में हल्की जानकारी जरूरी है, क्योंकि उससे रिलेटेड सवाल आता है। कैसे? जब पढ़ाना स्टार्ट करूंगा अपने आप दिख जाएगा। ठीक है, चलिए तो कहानी को बिना टाइम वेस्ट किए हुए 9th के कुछ बेसिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, अब समझने की कोशिश करिएगा। तो देखो सबसे पहले चर्चा करते हैं रियल नंबर के सिलेबस पे। तो भैया अगर मैं सिलेबस की बात करूं ना, तो यह बात दिमाग में रखना कि इतने टॉपिक से आपके फर्स्ट चैप्टर में, यानी कोई भी अगर अच्छा मैथ्स का टीचर आपको क्लास 10th में पढ़ा रहा है तो उसको फर्स्ट चैप्टर में इतने टॉपिक जरूर पढ़ाने चाहिए। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसको मैं शॉर्टकट में एफटीए भी कहता हूं। क्वेश्चंस की अलग अलग वैरायटी ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसके बाद एचसीएफ और एचसीएफ से रिलेटेड जितने भी तरीके के सवाल बनते हैं वो, इंक्लूडिंग वर्ड प्रॉब्लम्स। अगेन एलसीएम से रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं वो, इंक्लूडिंग वर्ड प्रॉब्लम्स। और भैया फाइनल टॉपिक प्रूविंग इररेशनैलिटी ऑफ नंबर्स, यानी कि √2 √5 इनको प्रूव करो इररेशनल है, इस टाइप के सवाल। तो इतने टॉपिक्स, यानी कि सर 1 2 3 4 5 6, यानी कि सर हमारे फर्स्ट चैप्टर में टोटल 6 टॉपिक्स हमें इनकाउंटर करने हैं। और ये याद रखना कि आपने बेसिक मैथ्स लिया है या स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है, आपके बोर्ड के पेपर में, मैथ्स के पेपर में रियल नंबर से टोटल 6 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। और 6 मार्क्स कम नहीं होते। जो 80 मार्क्स की थ्योरी है, उस 80 मार्क्स में से ये 6 मार्क्स आप आसानी से फेच कर सकते हो अगर आप मेरे लेक्चर में दी गई सारी बातें सुनोगे और मानोगे। अब देखो मैं एक ऐसा टीचर हूं ना जो सबका भला सोचता हूं। यार देखो वैसे तो मेरा एम यही है कि मेरे बैच का हर एक बच्चा मैथ में 100 में 100 लाए, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि सबको 100 लाना हो।
जरूरी तो है नहीं। कुछ बच्चे ये कहते होंगे कि सर मुझे तो बस इंपॉर्टेंट जो चैप्टर की चीज है वही पढ़नी है, सर मुझे तो बस पास होना है, सर मुझे तो बस 80 में थ्योरी में 60 आ जाए उतना काफी है। तो यहां पे अब थोड़ा सा बाइफर्केशन बताऊंगा, ध्यान से सुनना कि सर जिनको 100 लाना है उनको तो सब पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सवाल कहीं से आ सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि कहता है कि सर मुझे तो बस इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है इस चैप्टर में, तो उनके लिए बता रहा हूं कि भैया जी इन सारे टॉपिक्स में से वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिसपे स्टार मार्क लगाऊंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, ध्यान से सुनना। तो वेरियस क्वेश्चन वैरायटीज ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड सवाल इंक्लूडिंग वर्ड प्रॉब्लम्स और इर्रेशनैलिटी। यानी कि ये 1 2 3 4 ये जो 4 टॉपिक आप यहां पे देख रहे हो ना, ये इस चैप्टर के सबसे ज्यादा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और इस साल भी जो बोर्ड एग्जाम होगा उस बोर्ड एग्जाम में 90% चांसेस है कि जो रियल नंबर से सवाल आएंगे वो इन्हीं 4 टॉपिक में से आएंगे। ये बात कंठस्थ तरीके से दिमाग में रखिएगा कि जिनको 100 लाना है उनको सब पढ़ना पड़ेगा, सब पढ़ना जरूरी है क्योंकि भैया 100 के लिए कुछ नहीं छूटना चाहिए। लेकिन अगर किसी को 100 नहीं लाना, वो 100 से कम में भी खुश है, तो ऐसे बच्चों को भी मैं बता देता हूं कि ठीक है यार तुमको सब नहीं पढ़ना है तो एटलीस्ट ये जो लास्ट के 4 टॉपिक है ना, यहां पे तो अटेंशन बिल्कुल हाई होना चाहिए। इनफैक्ट सारे बच्चों को कहूंगा कि पढ़ेंगे सब, लेकिन बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा ध्यान से इनको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। भैया जी मेरी बात समझ गया? कहोगे हां सर बात समझ में आ गई कि 100 लाना है तो क्या करना पड़ेगा। जिनको 100 नहीं लाना है वो थोड़े से कम में भी संतुष्ट है, थोड़ा रिस्क अगर वो ले सकते हैं तो उनको सिर्फ ये 4 टॉपिक पढ़ने, क्योंकि यहीं से सवाल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हर साल का रियल नंबर का यही ट्रेंड होता है कि इन्हीं लास्ट के 4 टॉपिक से मैक्सिमम सवाल आते हैं। इनमें भी अगर छटनी करने कहोगे ना, अगर कहोगे सर इन इंपॉर्टेंट में भी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट और बताओ, तो और छटनी कर देता हूं तुम्हारे लिए। मैंने बोला ना कि भैया मैं हर टाइप के बच्चे को संतुष्ट करने की कोशिश करता हूं। कोई कहता है सर नहीं, मेरे को तो एकदम जितनी छटनी हो सकती है उतनी छटनी करके बताओ। तो अगर उतनी छटनी करूं तो बहुत ध्यान से सुनना, ये जो 3 टॉपिक्स है ये तो आपको करके जाना ही चाहिए फर्स्ट चैप्टर से। यानी मान लो आगे जाके, या मान लो किसी को पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, उसको बस कुछ ही चीजें पढ़नी है और कुछ ही चीजों के हिसाब से वो सोचता है कि यार मेरे को रियल नंबर से ठीक ठाक मार्क्स आ जाए। यानी लेट से रियल नंबर से बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, सर 6 मार्क्स में 4 मार्क्स मुझे मिल जाए उतना काफी है मेरे लिए, मुझे नहीं चाहिए 6 में 6 सर, मुझे 4 ही मार्क्स चाहिए। तो उसको सिर्फ ये 3 टॉपिक पढ़ना है, एचसीएफ एलसीएम रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स एंड फाइंडिंग इर्रेशनैलिटी। समझ गए? तो सभी को क्लियर हो गया होगा कि सर क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और उनमें भी क्या क्या महा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कि भैया जी आपको जैसी तैयारी करनी है आप मेरे लेक्चर से देख के वैसी कर सकते हो। क्या सिलेबस सभी को क्लियर है? यस बोल दीजिएगा। क्या सिलेबस की कहानी सभी को क्लियर है? एक बार यस सर बोल दीजिएगा, यस सही बोल दीजिएगा फटाफट यार, फटाफट एकदम। हाँ देखो, अब एक बच्चे ने पूछा, मुझे उम्मीद थी ये सवाल आएगा कि सर फिर इतना क्यों पढ़ा रहे हो। अब मैंने क्या बोला कि भैया मैं बैच में पढ़ा रहा हूं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बैच में 100 लाना चाहते हैं। समझ रहे हो ना? चलो पूछ ही लेता हूं एक पोल में, कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि 100 में 100 मैच में लाना चाहते हैं। तो ऑप्शन ए, अगर आप 100 लाना चाहते हो तो आप ऑप्शन ए बोलना। ऑप्शन बी कि सर मुझे 100 नहीं चाहिए, मुझे 80+ चाहिए, तो वो ऑप्शन बी बोलेंगे। ऑप्शन सी, भैया मुझे बस पास होना है। ऑप्शन सी, मुझे बस पास होना है सर। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो भैया आपके सामने ये मैंने पोल कर दिया है, इसको यहां लिख देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। ऑप्शन ए जो 100 लाना चाहते हैं, ऑप्शन बी जो 80+ लाना चाहते हैं, उसके बाद ऑप्शन सी जो कि बस पास होना चाहते हैं, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, एक बार देख ही लेता हूं, उसके बाद इस सवाल का जवाब आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए सोच के, फटाफट जवाब दीजिए सोच के कि आपको क्या एम करना है। आपका जैसा एम रहेगा मैं वैसा उस तरीके से आपको गाइड करूंगा। क्योंकि यार मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई ऐसा मास्टर मिला है, कोई ऐसा टीचर मिला है जो ये बार बार हर लेक्चर में गारंटी के साथ बोलता है 100 दिलवाऊंगा, मेरी हर बात मानो, तो यार हर बच्चे को 100 के लिए एम करना चाहिए। और मैंने क्या कहा कि मुझे बस तुम 2 महीने दो, मेरे को बस 2 महीने पढ़ाने दो, 2 महीने मेरे से अच्छे से पढ़ लो, 2 महीने मेरी हर बात मान लो। तुमको मैंने मैथ से मोहब्बत ना करवा दी, 100 लाने के तुम्हारे सपने को मजबूत ना बना दिया, तो मेरा भी नाम प्रिंस सही नहीं। कह रहा बस 2 महीने दो, 2 महीने जिस तरीके से जो बातें बोल रहा हूं हर बात मानो, 100 की गारंटी मेरे साइड से रहेगी यार, बस बातें मेरी माननी पड़ेगी तुमको।
चलो मैं देख लेता हूं एक बार कि कहानी क्या है, कितने बच्चे कहां स्टैंड करते हैं, कितने बच्चे कहां स्टैंड करते हैं। तो भैया पोल हमारा खत्म हो चुका है, अब देख लेते हैं पोल के रिजल्ट क्या आए हैं। तो भैया 92% बच्चे हैं जो कि 100 के लिए पढ़ना चाहते हैं, 80 प्लस वाले सिर्फ 5% बच्चे हैं, सिर्फ 1% बच्चे को पास होना है। अब देखो यार, अगर 90% एक बैच का बच्चा बोल रहा है कि सर हमें 100 के लिए पढ़ना है, तो पढ़ना तो सब पड़ेगा। तो देखो बात समझना, हर चीज की ना इंपॉर्टेंस आपको समझना जरूरी है। सर 100 लाने के लिए सब पढ़ना है, सब पढ़ना भी पड़ेगा, लेकिन ज्यादा मेहनत कहां करेंगे? पढ़ेंगे सर सब, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा मेहनत वहां करेंगे सर जहां से सवाल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और वो टॉपिक्स ये लास्ट के 4 या लास्ट के 3 टॉपिक्स है, ये आपको दिमाग में रखना है कि ठीक है सर हमें 100 लाना है, पढ़ेंगे सब अच्छे से, लेकिन ज्यादा एफर्ट कहां मारेंगे सर, ज्यादा मेहनत कहां मारेंगे सर? इन टॉपिक्स में मारेंगे, क्योंकि यहां से सवाल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो देखो फर्क समझना है यहां पे कि क्या बस पढ़ लेना है और क्या बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझ गए? बाकी चूंकि 100 लाना है यार, सभी पढ़ना पड़ेगा। तो उस बच्चे ने जो सवाल पूछा था कि सर जब यही मेनली इंपॉर्टेंट है तो बाकी क्यों पढ़ा रहे हो? तो बाकी जरूरी है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला, मैथ्स मूवी की तरह चलती है। अब मूवी की ये शुरुआत है, ये शुरुआत नहीं समझोगे तो आगे की मूवी नहीं समझ में आएगी। मैथ रटना नहीं है ना, समझना है ना प्रिंस सर के साथ। तो जब मूवी का शुरू का पार्ट नहीं देखोगे तो भैया आगे की मूवी कैसे इंटरेस्टिंग लगेगी? तो जो बच्चे ये कह रहे थे कि सर जब यही इंपॉर्टेंट है तो सीधे ये पढ़ाओ, अरे यार सीधे ये पढ़ाऊंगा नहीं समझ में आएगा। इनको समझने के लिए समझना जरूरी है, क्योंकि इसको समझने के लिए जो बेसिक्स की जरूरत है वो यहां छिपा होता है। चलिए तो अब यहां पे शुरू करते हैं यार। तो अपने 6 नंबर की रियल नंबर की जर्नी अब हम स्टार्ट कर देते हैं 9th के कुछ फटाफट बेसिक्स के साथ। तो फटाफट सभी लोग अब बोर्ड पे ध्यान देंगे, इसको हम निपटाने की कोशिश करेंगे 5 से 7 मिनट में तेजी से। देखो ध्यान से, सबसे पहले नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा कि जो गिनती वाले नंबर होते हैं उन्हीं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब गिनती कहां से शुरू होती है? तो हमेशा याद रखना गिनती 1 से शुरू होती है, 0 से शुरू नहीं होती। कि भैया यहां तो 0 लोग खड़े हैं सर, मेरा लेक्चर तो 0 लोग देख रहे हैं सर, मेरी बात समझ में आ रही है? गिनती कभी 0 से नहीं शुरू होती, काउंटिंग हमेशा 1 से शुरू होती है। तो जो भी गिनती वाले नंबर्स होते हैं ना सर जी, वो सारे गिनती वाले नंबर्स ग्रुप में नेचुरल नंबर्स कहला जाते हैं। गिनती कहां से शुरू होती है सर? 1 से। तो भैया मुझे 1 बच्चा देख रहा है, मुझे 2 बच्चा देख रहा है, मुझे 3 बच्चा, 4 बच्चा, 10 बच्चा, 100 बच्चा, 1 लाख बच्चा, 1 करोड़ बच्चा, 1 बिलियन बच्चा देख रहा है। तो जो भी गिनती वाले नंबर्स है वो नेचुरल नंबर्स होते हैं सर जी। और जो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कहां से शुरू होते हैं? 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बढ़ते जाओ। तो सर सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन हुआ सर? 1 हुआ। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 हुआ। सबसे बड़ा कौन हुआ सर? तो आप कहिएगा कि सर गिनती तो बहुत आगे तक जा सकती है। भैया तुम कहते हो सबसे बड़ा है सर 1 लाख करोड़, मैं कहूंगा उससे बड़ा नंबर 1 लाख करोड़ 1। तुम कहोगे कि सर जी सबसे बड़ा नंबर हो गया 1 ट्रिलियन, मैं कहूंगा 1 ट्रिलियन एंड 1 उससे बड़ा है, कहोगे हाँ सर। तो भैया आप कितना भी बड़ा नेचुरल नंबर जब सोचोगे ना, उससे ज्यादा बड़ा नंबर बताया जा सकता है। आप कितना भी बड़ा नेचुरल नंबर सोच लो, उससे ज्यादा बड़ा नंबर बोला जा सकता है, सोचा जा सकता है। तो भैया नेचुरल नंबर कहां तक जाता है सर? अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। आप जितना भी सोचोगे सर, उससे ज्यादा बड़ा नंबर एग्जिस्ट करता है। ये जो इन्फिनिटी होता है ना, बहुत सारे 10th के बच्चों को इससे बड़ा डर लगता है कि ये पता नहीं किस चिड़िया का नाम है। ये जो डिजाइन में शेप हम बना देते हैं, इसी को हम इन्फिनिटी कहते हैं। इस शेप के पीछे की भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पता है इसको ऐसे क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब शेप ऐसी हो और मैं तुमसे पूछूं बताओ ये कहां से शुरू हुआ कहां से खत्म, तो तुम नहीं बता सकते ना कि सर ये शेप कहां से शुरू हुई है कहां से खत्म, क्योंकि क्लोज्ड फिगर है। कहोगे हाँ सर। तो देखो मैथमेटिशियंस ने इन्फिनिटी का शेप भी बड़ा सोच समझ के ढूंढा कि भैया इस शेप में ये बताना मुश्किल है कि कहां से शुरुआत हुई है, कहां पे ये डायग्राम खत्म हुआ है। और इन्फिनिटी की डेफिनेशन भी वही होती है कि भैया एकदम अनंत तक जा रहा है, हमारी सोच से दूर। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? सभी को क्लियर हो गया कि सर एकदम सिंपल भाषा में, हम जितना बड़ा चीज सोच सकते हैं, हम जितनी भी बड़ी चीज सोच सकते हैं, उससे ज्यादा बड़ा कोई ना कोई होगा। यानी हर बाप का एक बाप होगा जिसको हम दादा कहते हैं। यानी क्या डायलॉग याद रखोगे? इन्फिनिटी क्या है?
हर बाप का एक बाप होगा जिसको हम दादा कहते हैं सर जी। कहोगे हाँ सर, बात आप सही बोल रहे हो। आप जितना भी बड़ा नंबर सोचोगे उससे एक बड़ा नंबर दुनिया में होगा, वही इंफिनिटी है। कहोगे हाँ सर, इंफिनिटी आपने बड़े प्यारे तरीके से क्लियर कर दिया। सभी को क्लियर हो गया तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस जरूर बोलिएगा, यस सेंसेई जरूर बोलिएगा। बताऊंगा। नंदिनी जी ने एक बहुत अच्छा डाउट पूछा है कि सर इन्फिनिटी और अनडिफाइंड में क्या डिफरेंस है। इन्फिनिटी समझ गई नंदिनी जी, अनडिफाइंड आगे आने वाला है, टेंशन ना लीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। क्या याद रखो, कोई भी पूछे इन्फिनिटी क्या है तो क्या कहोगे, हर बाप का एक बाप होता है, प्रिंस सर ने बोला है उसको दादा कहता है। आप बाप वर्ड यूज मत करना, पापा वर्ड यूज करना, कि हर पापा का एक बड़ा पापा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, दादाजी कहते हैं। यही इन्फिनिटी है कि आप जितना भी बड़ा नंबर सोचोगे उससे एक बड़ा नंबर मैं आपको जरूर बता दूंगा। यानी कि भैया जी ये बहुत बड़ी चीज है जो कि सोची नहीं जा सकती, आपकी सोच से बड़ी चीज है ये, यही इंफिनिटी है। कहोगे हाँ सर, बात समझ में आ गई। चलिए बढ़िया, नेचुरल नंबर क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा होल नंबर पे आते हैं। होल नंबर क्या है, बहुत सिंपल। होल नंबर ना पहले अकेला था, होल नंबर पहले जीवन में बहुत अकेला था। होल नंबर को मिल गई एक गर्लफ्रेंड और उसके बाद से ये पूरा हो गया, इसलिए इसका नाम होल नंबर है। तो कैसे याद रखोगे कि भैया होल नंबर जीवन में पहले अकेला था, क्योंकि पहले ये जो होल नंबर है ना, इसके पास जीवन में सिर्फ नेचुरल नंबर थे। अब इन नेचुरल नंबर्स को मिल गई ये गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड थी 0। अब जैसे ही नेचुरल नंबर्स को साथ में एक गर्लफ्रेंड मिल गई भैया जी, तो भैया जी अब ये पूरा हो गया, और इसलिए इसने अपना नाम रख लिया कि भैया अब दोनों संग संग मिलके होल नंबर कहलाएंगे, क्योंकि हम आपकी प्रेजेंस के कारण अब जीवन में पूरे हो गए। जीवन में कमी थी बस एक प्यार की, वो प्यार इस गर्लफ्रेंड रूपी 0 ने पूरा कर दिया और हमें होल बना दिया। समझ गए बात को? कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ गए बात को। क्लियर है सभी को? कहोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है सभी को। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, क्लियर होना भी चाहिए। ठीक है, तो होल नंबर का जीवन 0 के बिना अधूरा था, जैसे ही 0 आया अब वो पूरा हो गया, इसलिए होल नंबर कहते हैं। तो होल नंबर सिंपली क्या है, जितने नेचुरल नंबर थे, ध्यान से सुनना, जितने नेचुरल नंबर थे ये तो रहेंगे ही, ये सारे नेचुरल नंबर रहेंगे ही। इसके साथ साथ अगर मैं 0 को इंक्लूड कर लूं, इस पूरे ग्रुप में इसकी गर्लफ्रेंड को भी बुला लूं, 0 को भी बुला लूं भैया, अब ये कंप्लीट ग्रुप क्या कहला जाता है, होल नंबर कहला जाता है। कहोगे हाँ सर, क्या बेहतरीन तरीके से, क्या मजे में आपने समझाया है। चलिए अब आ जाते हैं इंटीजर्स पे। अब किस पे आ जाते हैं, इंटीजर्स पे। अब भैया जी ये इंटीजर्स किस चिड़िया का नाम है। अब हर प्यार का एक विलन होता है। कहोगे हाँ सर होता तो है, हर प्यार का एक विलन होता है कि भैया ये जो रिश्ता अच्छा खासा चल रहा था, इस रिश्ते को बिगाड़ने के लिए कोई तो प्यार के बीच में विलन आएगा, वही विलन है इंटीजर। कैसे विलन है इंटीजर, देखो दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। तो भैया जी हमारा बॉडी बिल्डर नेचुरल नंबर जो कि बेतहा मोहब्बत करता है 0 से। कहोगे हाँ सर बात सही है, दोनों अच्छी खासी लाइफ जी रहे थे। अब ये जो बंदा है इसी का एक डुप्लीकेट आ गया और उसी की बराबर ताकत रखने वाला आ गया। मेरी बात समझ रहे हो कि भैया ये जो बंदा है ना, इसी बंदे की बराबर ताकत रखने वाला, इसका एक क्लोन, इसका एक डुप्लीकेट आ गया। और वो जो डुप्लीकेट आया है अब वो काम खराब करने की कोशिश कर रहा है, वो ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहा है यार। तो इंटीजर क्या है, वो विलन है जो कि इस होल नंबर के रिश्ते को खराब करता है। तो इंटीजर में क्या क्या आ जाता है, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से समझना। यानी कि सर अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो दुनिया के सारे नेचुरल नंबर यहां आएंगे। कहोगे ठीक है सर, 0 भी आएगा। कहोगे हाँ सर, ये कपल था। अब मैंने क्या बोला कि सर ये जो नेचुरल नंबर है ना, इसकी बराबर ताकत वाला इसका क्लोन आया है। फर्क क्या है दोनों में कि भैया ये इंसान जीवन में बहुत पॉजिटिव था, ये इंसान सबका भला सोचता है जीवन में, ये इंसान सबका जीवन में अच्छा सोचता है। लेकिन ये जो इसका क्लोन आया है ना, एकदम उल्टा है। ये इंसान जीवन में सबका बुरा सोचता है, ये बहुत बेकार है, बस छीनने की कोशिश करता है। यानी कि अगर मैं इसको मैथमेटिकली ट्रांसलेट करूं तो भैया जी जितने नेचुरल नंबर है उसमें अगर तुम नेगेटिव साइन लगा दो तो कहिएगा कि सर नेचुरल नंबर 1 है, 2 है, 3, ऐसे करते हुए अनंत तक जाता है, इंफिनिटी तक जाता है। तो अगर मैं सब में नेगेटिव साइन लगा दूं सर, यानी -1, -2, 1 में नेगेटिव लगाओगे -1, 2 में नेगेटिव लगाओगे -2, 3 में नेगेटिव लगाओगे -3, 4 में नेगेटिव लगाओगे -4। इसमें भी नेगेटिव लग सकता है सर, बिल्कुल। इसमें नेगेटिव लगाओगे, यानी जितने नेचुरल नंबर थे सर जी, सब में अगर मैं नेगेटिव साइन लगा दूं
तो ये जो विलन वाले नंबर्स मिलते हैं ना, जो कि प्यार तबाह करने आए हैं होल नंबर्स का, ये पूरा सेट नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, और ये तो हमारे साथ पहले से कपल था यार, नेचुरल नंबर और जीरो, यही कंबाइंड वे में मिलकर ना हमारा इंटीजर कहलाता है। यही कंबाइंड वे में मिलकर क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। तो इंटीजर क्या है? बहुत सिंपल कि सर जी सारे नेचुरल नंबर ले लो, साथ में जीरो ले लो, और सारे नेचुरल नंबर के नेगेटिव ले लो सर। यही जो पूरा कॉम्बिनेशन आपके पास आया ना, यही कॉम्बिनेशन हमारा इंटीजर कहलाया। और ये दुश्मनी वाली बात से दिमाग में रखोगे तो इजीली ध्यान में रहेगा। अब इंटीजर के बारे में थोड़ा कुछ और जान लो। क्या जान ले सर? तो इंटीजर के बारे में यहां पे एक और बारीकी जान लो कि आपने एक शब्द सुना होगा, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। कहोगे हां सर सुना तो है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। बिल्कुल भैया, चलिए सुना है। तो क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर? अब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो, तो ध्यान रखिएगा कि ये सारे जो नेचुरल नंबर है ना इस ग्रुप के, यानी इंटीजर्स के ग्रुप की बात करूं तो इस ग्रुप में 3 लोग हैं। हीरो है सर, हीरोइन है सर, विलन है। क्या कहोगे कि सर इस ग्रुप में एक हीरो है, सर इस ग्रुप में एक हीरोइन है, सॉरी हाँ ये हीरोइन है, और इस ग्रुप में एक विलन है। कहोगे हाँ सर सही बात है, यही है इंटीजर, हीरो, हीरोइन और विलन। कहोगे हाँ सर। तो ये जो हीरो का ग्रुप है ना, यही पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है, क्योंकि ये जो हीरो का ग्रुप है ये क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4, तो ये सारे पॉजिटिव है ना भैया। 1 लिखा है तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है सर, 1 का मतलब +1, हमने ये पढ़ा बचपन में। कहोगे हाँ सर। कहीं 2 लिखा है सर, 2 का ये मतलब सेल्फ अंडरस्टूड है सर, +2 है सर। कहीं 3 लिखा है तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि सर वो पॉजिटिव 3 या +3 है। तो भैया ये जो हीरो है ना, यानी कि ये सारे नेचुरल नंबर्स ये क्या होते हैं? ये पॉजिटिव होते हैं। हीरो हमेशा पॉजिटिव होता है लाइफ में। तो भैया जी यही हीरो क्या कहला जाता है? पॉजिटिव इंटीजर कहला जाता है। लेकिन यही विलन की बात करूं, एकदम हीरो का उल्टा है। विलन क्या है? हीरो का बिल्कुल उल्टा है, बहुत बदमाश है, हर चीज को लेकर लाइफ में नेगेटिव है। तो ये सारे जो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर है, यानी कि -1 -2 -3 -4, ये जितने भी नेचुरल नंबर में अगर मैं नेगेटिव साइन लगा दूं सर, तो -1 -2 -3 -4, ऐसे करते करते कहां तक? -इंफिनिटी तक। तो भैया ये जितनी भी कहानी है नेगेटिव के साथ, तो यही नेगेटिव वाले सारे नेचुरल नंबर जो कि विलन है, वही हमारा नेगेटिव इंटीजर कहला जाता है। कहोगे वाह सर क्या प्यारे तरीके से आपने हीरो विलन मूवी की मदद से समझाया सर, मजा ही आ गया, फील ही आ गई। तो आप लोगों को नेचुरल नंबर क्लियर हो गया होगा, होल नंबर क्लियर हो गया होगा, इंटीजर्स भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इतना क्लियर है तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा रैशनल नंबर की कहानी समझते हैं। क्या है भैया जी रैशनल नंबर? रैशनल नंबर किस चिड़िया का नाम है? एकदम सिंपल सी चीज है। क्या सिंपल सी चीज है? फ्रैक्शन पढ़ा है बचपन में? कहोगे हाँ सर पढ़ा है, सभी ने बचपन में फ्रैक्शन पढ़ा है। कैसा दिखता है फ्रैक्शन? तो तुम कहोगे सर स्मार्ट दिखता है। अरे मैथमेटिकली कैसा दिखता है? तुम कहोगे कि सर मैथमेटिकली फ्रैक्शन कोई ऐसी चीज होती है जहां पे सर कोई न्यूमरेटर हो और कोई डिनोमिनेटर हो। क्या मैं गलत हूं? कहोगे नहीं सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। फ्रैक्शन क्या है? कोई ऐसी चीज है जिसमें एक न्यूमरेटर हो एक डिनोमिनेटर है, यही तो फ्रैक्शन है। कहोगे हाँ सर यही चीज तो फ्रैक्शन कहलाती है। ये क्या है सर? यही चीज तो फ्रैक्शन है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं अपने फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, इसकी बात करूं, न्यूमरेटर क्या होगा सर, डिनोमिनेटर क्या होगा फ्रैक्शन में, इसकी बात करूं, तो भैया जी आप कहिएगा कि सर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो कुछ भी हो सकता है। कई बार सर फ्रैक्शन में ये नंबर होता है, कई बार कोई वेरिएबल हो सकता है, जैसे x/y, x/y भी एक फ्रैक्शन है। कहोगे हाँ सर। तो सर अगर मैं फ्रैक्शन सिर्फ बोल रहा हूं ना, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पे कुछ भी चीजें हो सकती है, नंबर हो सकता है, कोई आइडेंटिटी हो सकती है, कोई वेरिएबल हो सकता है। लेकिन अगर मैं कुछ फिक्स कर दूं, क्या फिक्स कर दूं कि देखो भैया इस घर पे रहना है तो कमरे में 2 रूम है, एक है ग्राउंड फ्लोर एक है फर्स्ट फ्लोर। कमरे में 2 रूम है, एक है ग्राउंड फ्लोर एक है फर्स्ट फ्लोर। और भैया जी ये कमरा हम सिर्फ इंटीजर को देते हैं, ये कमरा हम सिर्फ इंटीजर को देते हैं, यानी भैया यहां पे भी इंटीजर रहेगा और यहां पे भी कमरे में इंटीजर रहेगा। ठीक है यार। तो भैया जी ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर है, ये बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर है। तो भैया जी मकान मालिक ने क्या बोला? मकान मालिक कौन है? फ्रैक्शन है। मकान मालिक ने बोला कि देखो यार किराए पे रहना है तो कंडीशन ऐसी है कि इंटीजर के अलावा कोई कमरे में अलाउड नहीं है।
तो नीचे भी इंटीजर, अगर ऊपर भी इंटीजर, अगर ऐसा फ्रैक्शन हुआ जहां नीचे ऊपर दोनों जगह इंटीजर हुआ सर, तो ऐसे ही फ्रैक्शन को हम क्या कह देते हैं? तो सर ऐसे ही फ्रैक्शन को हम रैशनल नंबर कह देते हैं। इतना सिंपल है यार, बताओ। हमें बचपन से परेशान किया जाता है, एनीथिंग इन p बाई क्यू फॉर्म वेयर q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। क्या बेकार चीज है। कोई मजे मजे में ऐसे पढ़ा देता सर, तो कभी जीवन में रैशनल नंबर पढ़ने में दिक्कत नहीं होती। कहोगे हाँ सर बात सही है। एक बच्चा कमेंट सेक्शन में कह रहा है कि सर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, यहां सिर्फ इंटीजर क्यों रहेगा, या और कोई रहने क्यों नहीं आ सकता। अब क्या करें, जिसका घर उसकी मर्जी। भाई तुम भी अपना घर किराए पे दोगे तो हो सकता है कि तुम किराए पे घर सिर्फ लड़कों को दो, या सिर्फ फैमिली को दो, या सिर्फ गर्ल्स को दो, तो डिपेंड करेगा ना, जिसका कमरा भैया उसकी कंडीशन चलेगी। तो भैया ये जो हमारा रैशनल नंबर था, इसने बोला कि भैया मेरा रूल तो फिक्स है, मेरी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, दोनों जगह रहेगा तो सिर्फ इंटीजर, और कोई अलाउड नहीं है। तो भैया ऐसी चीज, ऐसा फ्रैक्शन जहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही जगह इंटीजर अलाउड है और कुछ अलाउड नहीं है सर जी, इन्हीं को क्या कहते हैं? ऐसे ही जो नंबर्स आते हैं उनको हम रैशनल नंबर कह देते हैं। एज सिंपल एज दैट। वही मैंने लिखा है, रैशनल नंबर क्या है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फॉर्म, जहां पे भैया जी आपको ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह हमेशा इंटीजर ही होगा, कोई ना कोई। चलिए बढ़िया। अब एक कंडीशन हम बार बार पढ़ते हैं कि सर न्यूमरेटर में कोई भी इंटीजर हो सकता है। भाई इतने सारे इंटीजर हमने देख लिया ना सर, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है सर, जीरो है, इतने सारे इंटीजर है। तो सर न्यूमरेटर में कोई भी इंटीजर हो सकता है, डिनोमिनेटर में ग्राउंड फ्लोर पे कभी भी जीरो नहीं हो सकता। लड़की अलाउड नहीं है यार, ग्राउंड फ्लोर पे लड़की अलाउड नहीं है रहने के लिए, कि ठीक है दोनों जगह इंटीजर हो सकते हैं। तो भैया ऊपर कोई भी इंटीजर रह सकता है, ऊपर आपका हीरो भी रह सकता है, विलन भी रह सकता है, लड़की भी रह सकती है। नीचे सिर्फ हीरो या विलन रह सकता है, नीचे लड़की नहीं रह सकती यार। भैया आप जिसका कमरा उसकी मर्जी। कमरे देने वाले ने ये रूल किया, क्या रूल किया? कमरा जो भी दे रहा था रेंट पे, उसने बोल दिया कि भैया देखो हमारे घर का यही रूल है, ग्राउंड फ्लोर पे लड़की नहीं रह सकती, तो ग्राउंड फ्लोर पे जीरो अलाउड नहीं है। तो ऊपर वाले फ्लोर पे हीरो भी रह सकता है, हीरोइन भी रह सकती है, विलन भी रह सकता है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ हीरो या विलन रह सकता है यार, लड़की नहीं रह सकती, हीरोइन नहीं रह सकती। ये सभी को समझ में आया? कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। तुम लोगों ने इस तरीके से समझाओ तो बढ़िया समझते हो, जो मैंने फील किया है। कहोगे हाँ सर मजा आ रहा है सर पढ़ने में। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे की मैथ जानते हैं कि क्यों ऐसा है भैया कि ग्राउंड फ्लोर पे लड़की नहीं रह सकती, ग्राउंड फ्लोर पे हीरोइन नहीं रह सकती। क्यों ऐसा है? चलिए आपको बताता हूं क्यों ऐसा है सर, क्यों डेफिनेशन में ऐसा है। ये आपको जल्दी कोई टीचर नहीं बताएगा, बड़ा मजा आएगा, सुनना ध्यान से, बहुत प्यारी कहानी है। मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं 5/0। अब देखो सर, अगर ये हीरोइन वाली कंडीशन ना होती तो ये रैशनल नंबर हो जाता, क्योंकि सर ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है। कहोगे हाँ सर। अगेन अगर मैं आपके सामने लिखूं ये चीज, फिर आप कहोगे कि सर ये भी रैशनल नंबर हो जाता अगर ये जीरो वाली कंडीशन ना होती। कहोगे हाँ सर। तो सर क्यों ऐसा है कि फ्रैक्शन में नीचे जीरो अलाउड नहीं होता? हमेशा याद रखना, दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन हो नीचे कभी भी जीरो अलाउड नहीं होता। क्यों? क्योंकि याद रखना डिनोमिनेटर में जीरो इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में ना इसकी डेफिनेशन ही नहीं है। क्यों नहीं है? अब समझना। अगर मैं आपको यह कहूं कि यार फ्रैक्शन एक तरीके से डिवीजन है, तो क्या मैं गलत हूं? नहीं सर। इसका मतलब क्या हुआ? 5/0। 5/0 ऐसे ही तो लिखेंगे, सही बात है सर। इसका क्या मतलब हुआ सर? -7 डिवाइडेड बाय 0। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। तो प्रिंस सर ने बोला कि सर कभी भी कोई फ्रैक्शन टाइप की चीज होगी ना, तो डिनोमिनेटर में जीरो अलाउड नहीं है मैथमेटिक्स में। मतलब इसको सॉल्व करना मैथमेटिशियन जानते ही नहीं है। अगर आप खोज लोगे भैया तो आप बहुत सारे पैसे जीत सकते हो। अभी से तुम लोग को बताता हूं कि आगे जाके जब धीरे धीरे मैथ से प्यार बढ़ेगा और तुम कहोगे कि नहीं सर मैं तो इसकी वैल्यू खोज के निकाल दूंगा कि डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, मैं खोज दूंगा सर, तो तुम बहुत सारे पैसे जीत सकते हो। समझ रहे हो ना? क्योंकि अपने आप में चैलेंज है। मैथमेटिशियंस ने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन उनका कंक्लूजन ये निकला कि भैया इस चीज को मैथ में सॉल्व किया ही नहीं जा सकता। कभी भी अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, दुनिया के किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, तो मैथमेटिशियन ने बोला कि भैया उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, यानी उसका सॉल्यूशन ही डिफाइंड नहीं है। इसलिए क्या कह देते हैं? नॉट डिफाइंड।
तो एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि सर इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड में क्या फर्क है, लो जवाब मिल गया। अब ऐसा क्यों है सर, इसको थोड़ा सा समझते हैं, फटाफट समझते हैं। जैसे मैंने कहा इसको तुम परफॉर्म करो, ठीक है। अब देखो इस डिवीजन को एक बच्चा ऐसे परफॉर्म करेगा, बड़े ध्यान से सुनना, तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि सर क्यों मैथमेटिशियंस को यह बोलना पड़ा। एक बच्चा कहेगा कि सर इस डिवीजन को मैं ऐसा परफॉर्म करता हूं, वो कहेगा सर 0 1 जा 0, 0 का टेबल पढ़ो, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, तो सर 0 1 जा 0, रिमाइंडर 5, फिर वो कहेगा 0 2 जा 0, ठीक है, फिर रिमाइंडर 5, 0 3 जा 0, रिमाइंडर 5। यानी ये नंबर कैसा बन रहा है, यानी सर इस डिवीजन से जो आंसर आ रहा है उस बच्चे का वो कुछ ऐसा आ रहा है, 1 2 3 कुछ ऐसा आ रहा है। सही बात है। चलो अब एक दूसरा बच्चा है, दूसरा बच्चा कहता है भैया मैं तो ऐसे डिवीजन करूंगा। कैसे करेगा, वो कहेगा सर मैं करूंगा 0 9 जा 0। भाई सही तो ये भी है, कहोगे हाँ सर तुम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आएगा तो 0 ही, तो कहेगा मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा 0 9 जा 0। अब भैया जी 5 आया रिमाइंडर, फिर वो कहेगा 0 7 जा 0, फिर इस तरीके से आगे बढ़ेगा। यानी ये नंबर कैसा बढ़ रहा है, 9 7 ऐसे करके कोई नंबर। क्या ये नंबर और ये नंबर सेम है, नहीं सर। तो इससे क्या सीख मिली, मतलब कि सर अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए और अगर हम डिवीजन स्टार्ट करें तो हर बच्चा एक अलग आंसर निकालेगा। एग्जैक्टली हर बच्चा एक अलग आंसर निकाल सकता है। इसी वजह से मैथमेटिशियंस ने क्या बोला, भैया ये तो डेंजरस हो गया, इसको हटाओ मैथ से। तो इसको क्या बोल दिया कि भैया गणित में ये डिफाइंड ही नहीं है, ये नॉट डिफाइंड है। मजा आया कि नहीं, कहोगे हाँ सर। कि जीवन भर सुनते तो आते थे सर कि डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। क्यों नॉट अलाउड, आज प्रिंस सर ने सिखा दिया, मजा आ गया, फील आ गई। चलो बहुत ही बढ़िया, फील आई, मजा आया, बढ़ते थोड़ा सा आगे। फील आई, मजा आया, बढ़ते थोड़ा सा आगे। तो अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तो प्रिंस सर की बात समझ में आई कि भैया जी हमें रैशनल नंबर का डेफिनेशन समझ में आ गया है सर जी। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फॉर्म है, जहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही जगह इंटीजर होंगे। अब ध्यान ये रखना है कि सर फर्स्ट फ्लोर पे हीरो भी अलाउड है, हीरोइन भी अलाउड है, विलन भी अलाउड है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ हीरो या विलन अलाउड है, हीरोइन अलाउड नहीं है, 0 अलाउड नहीं है। इसलिए हम रैशनल नंबर के डेफिनेशन में क्या लिख देते हैं कि एनीथिंग इन पी बाय क्यू फॉर्म। बात वही हो गई, तुम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बोलो या इसको पी इसको क्यू बोल दो। भैया इसको मैं पी बोल देता हूं मेरी मर्जी, इसको मैं क्यू बोल देता हूं मेरी मर्जी। तो एनीथिंग इन पी बाय क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। अब समझ में आया पीछे की कहानी को, गया हाँ सर बहुत मजे मजे में आपने समझाया, मजा ही आ गया सर, बहुत ही बढ़िया। तो ये आपने रैशनल नंबर की कहानी समझ ली। अब आ जाते हैं इरैशनल नंबर पे। तो इरैशनल नंबर क्या है, तो भैया जो चीज रैशनल नहीं है वो इरैशनल है। मैं अगर तुमसे पूछूं कि इरैशनल नंबर क्या है तो तुम क्या जवाब दोगे कि सर जी जो चीज रैशनल नंबर नहीं है वो इरैशनल नंबर है। ठीक है सर, जो चीज रैशनल नहीं है वो इरैशनल नंबर है। तो भैया रैशनल तो ये भी नहीं है, भैया रैशनल नंबर के डेफिनेशन के हिसाब से तो सर रैशनल तो ये भी नहीं है। तो क्या ये इरैशनल नंबर है, नहीं, ये मैथमेटिक्स में नॉट डिफाइंड कहलाता है। बस क्या याद रखोगे कि सर नीचे 0 आया डिवाइड में, मैथमेटिक्स में नॉट डिफाइंड कहलाता है। क्यों, एक्सप्लेन किया मैंने। तो सर जो रैशनल नहीं है वो इरैशनल नंबर है। यानी मैथमेटिकली स्पीकिंग ये इरैशनल नंबर होता कैसा है, दिखता कैसा है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि सर पाई एक इरैशनल नंबर है, पाई एक इरैशनल नंबर है। उसके अलावा जो भी ऐसे नंबर होते हैं, कैसे नंबर होते हैं, ध्यान दीजिएगा सर, जो भी ऐसे नंबर होते हैं जो कि रूट ऑफ समथिंग टाइप के होते हैं, रूट ऑफ समथिंग टाइप के होते हैं सर जी, जो भी इस टाइप के नंबर होते हैं वो भी मोटा मोटी तरीके से हम कह सकते हैं सर इरैशनल नंबर है। जैसे कि √2, √5, √8, 5 √7, 2 + √3, 2 - √3। यानी कहानी में रूट अंडर समथिंग आ गया, कहीं पे भी कहानी में सर अगर स्क्वायर रूट अंडर समथिंग आ गया, कहीं पे भी अगर आपको अपने नंबर में स्क्वायर रूट के अंदर कोई कहानी मिल गई सर जी, तो समझ जाना वो इरैशनल नंबर है। कहोगे हाँ सर एकदम सिंपल भाषा में समझ गए। कि आपका कहना है कि सर एक तो हम ध्यान में रखेंगे पाई इरैशनल है, उसके अलावा सर हम ये ध्यान में रखेंगे कि कहीं पे भी मुझे अपने लिखे नंबर में रूट अंदर कुछ कहानी कोई नंबर लिखा हुआ मिल गया तो वो क्या कहला जाता है, इरैशनल कहला जाता है। अब ध्यान रखना है क्या, कुछ बातें इरैशनल के लिए कि ठीक है सर रूट के अंदर कुछ लिखा है मेरी कहानी में तो उसको इरैशनल बना देगा। लेकिन ये जो अंदर वाली चीज है सर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो अंदर वाली चीज है सर, ये अंदर वाली चीज 0 नहीं हो सकती, ये अंदर वाली चीज नेगेटिव नहीं हो सकती, ये अंदर वाली चीज 0 नहीं हो सकती, अंदर वाली चीज
नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर मैं तुमसे पूछूं रूट 0 तो तुम क्या कहोगे सर? रूट 0 की वैल्यू 0 होगी। अब 0 क्या है? इर्रेशनल नंबर नहीं सर, 0 तो यहां है, 0 तो यहां है, तो 0 को मैं होल नंबर कह सकता हूं, 0 को मैं इंटीजर कह सकता हूं, 0 को मैं रैशनल नंबर कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं 0 कैसे लिख सकता हूं 0/1? भैया 0 को क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते? आप दुनिया के किसी भी इंटीजर को, कोई भी इंटीजर हो, तुम बोलो 5, सर मैं 5 को 5/1 फॉर्मेट में लिख सकता हूं। तुम कहो सर -100, मैं -100 को -100/1 फॉर्मेट में लिख सकता हूं। तो कुल मिलाकर यहां पे समझने वाली बात यह है, दिमाग वाली बात यह है सर जी, कि दुनिया का कोई भी इंटीजर हो वो रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 0 भी रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 0 क्या इंटीजर है? तो क्या याद रखोगे कि ठीक है सर, अगर मेरे पास जो नंबर है उस नंबर में कहीं पे भी कनेक्टेड फॉर्म में मुझे रूट अंडर कुछ मिल गया तो वो उसको इर्रेशनल बना देगा। अब अंदर में क्या रूट के होना चाहिए? तो भैया सबसे पहले ध्यान रखोगे सर 0 नहीं होना चाहिए, समझ गया सर, 0 नहीं होना चाहिए, समझ गया सर, और नेगेटिव चीज अंदर नहीं होनी चाहिए। जैसे तुमने लिख दिया रूट के अंदर -7, तो भैया ये भी नहीं होना चाहिए। इनको क्या कहते हैं आगे पढ़ेंगे हम। फिलहाल क्या ध्यान रखोगे कि सर रूट वाली कहानी ध्यान रहेगी एक कंडीशन के साथ कि भैया अंदर 0 नहीं होना चाहिए, अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कहोगे हां सर बात समझ में आई, हां सर बात क्लियर हुई। अब एक और कंडीशन है, इस कंडीशन का पूरा मतलब जो है, इस कंडीशन की पूरी कहानी जो है, ये आपको समझने के लिए मेरा YouTube का एक लेक्चर देखना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर के बाद जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखा है जाके मेरा लेक्चर देखना। मैंने एक लेक्चर लिया था बैक टू बेसिक्स ब्रिज कोर्स का, उस बैक टू बेसिक्स ब्रिज कोर्स के लेक्चर को तुम लोग जाके देखना। वो फाउंडेशन चैनल पे भी मिल जाएगा, नीव चैनल पे भी मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा, उसको देखना जरूर। वो बैक टू बेसिक्स लेक्चर 9th वालों के लिए था। उस लेक्चर में मैंने कुछ चीज सिखाई है, परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। अभी एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी बता दिया है, वहां लेक्चर से जाके देख सकते हो। तो परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है वो मैंने वहां सिखाया है। तो क्या याद रखोगे कि भैया जी सर रूट के अंदर 0 अलाउड नहीं है, सर रूट के अंदर नेगेटिव अलाउड नहीं है, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर अलाउड नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर अलाउड नहीं है। तो भैया इसको छोड़ के तुम जो इमेजिन कर लो। तो अगर मैं यहां पे चीजों को थोड़ा कट शॉर्ट कर दूं, अगर मैं यहां चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं सर जी, तो मैं सिंपल तरीके से इर्रेशनल नंबर के लिए यह कह दूंगा कि रूट वाली कहानी अगर आपको दिख गई, आपके नंबर में अगर आपको रूट वाली कहानी दिख गई तो वो इर्रेशनल नंबर बन जाएगा, बात खत्म। इसके अलावा पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है। क्यों होता है? बेसिक्स का जब रिकॉर्डिंग फॉर्म का लेक्चर बनाऊंगा वहां पे बताऊंगा, ठीक है। अब रूट की कहानी ऐसी है, यहां पे एक स्पेशल चीज और याद रखोगे कि सर अंदर क्या क्या अलाउड है। तो आप कहिएगा क्या क्या अलाउड है सर, क्या क्या अलाउड नहीं है। तो अंदर 0 नहीं होना चाहिए, अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए सर जी, अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए सर जी। अगर इतनी चीजें फुलफिल्ड है तो भैया ऐसा कोई भी नंबर आ गया तो वो इर्रेशनल नंबर कहला जाएगा। जैसे कि √2, √5, 2 + √3, 2 - √3, 5 √7। तो तुम लोग को ये और ये तो समझ में आ गया, ये दोनों में दिक्कत नहीं होगी। ये जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर किस चिड़िया का नाम है, तो जब मेरे YouTube वाली चिड़िया देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो आज सभी का एक होमवर्क रहेगा, इस सेशन के खत्म होते ही इस बात को समझने के लिए परफेक्ट स्क्वायर सर ने क्यों बोला, ये परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जाके हम YouTube का लेक्चर देखेंगे। हम YouTube पे सर्च करेंगे बैक टू बेसिक्स बाय प्रिंस सर, हम YouTube पे सर्च करेंगे बैक टू बेसिक्स बाय प्रिंस सर, और वहां पे मिल जाएगा। और मैं कम्युनिटी फीड में ना वो लेक्चर की लिंक भी लगवा दूंगा तुम लोगों के लिए, जरूर देख के आना, ये क्लियर हो जाएगा। तो सर ये पूरी स्लाइड हम समझ गए, कहोगे हां सर बिल्कुल समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है यार, अब ये चीज, ये डायग्राम आपको क्लियर हो जाएगा। अब बड़े ध्यान से सुनना, देखो भैया ये है नेचुरल नंबर, ध्यान से सभी लोग बोर्ड पे देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये है नेचुरल नंबर, कहोगे हां सर। नेचुरल नंबर के साथ साथ 0 को और ले आए, यानी सर ये मेरा हीरो था, हीरो को जैसे ही हीरोइन मिल गई अब तो ये मिलके फिर होल नंबर कहला गया। तो अभी ये अकेला नेचुरल नंबर था, जैसे ही इसको अपनी हीरोइन यानी कि 0 मिल गई, ये अब मिलके पूरा होल नंबर हो गया। कहोगे हां सर। अब भैया मूवी में, पिक्चर में हीरो है, हीरोइन है, विलन भी आ गया तो ये पूरा मिलके इंटीजर बन गया। कहोगे हां सर। अब यहां पे क्या कहिएगा कि सर दुनिया के सारे इंटीजर p/q फॉर्म में, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। बिल्कुल लिखे जा सकते हैं सर, यानी दुनिया के सारे इंटीजर तो रैशनल नंबर है ही,
दुनिया के सारे इंटीजर तो रैशनल नंबर है ही, उसके अलावा जो भी नॉर्मल फ्रैक्शन है, जैसे ये मान लो आपका नॉर्मल फ्रैक्शन हो गया, इसको तुम इंटीजर तो नहीं बोल सकते, कहोगे हाँ सर ये इंटीजर तो है नहीं, ये एक नॉर्मल फ्रैक्शन हो गया, ये एक नॉर्मल फ्रैक्शन हो गया। तो इस टाइप की चीजें भी तो होती है ना सर जी, तो ये सारी चीजें मिलाकर हमारा रैशनल नंबर कहला गई। कहोगे हाँ सर, बात समझ में आई। अगेन अब बात समझना, ध्यान से समझना। देखो तो भैया ये पूरा रैशनल नंबर, और एक और चीज होती है सर कोई इरैशनल नंबर। तो भैया यही रैशनल नंबर इरैशनल नंबर को अगर हम एक साथ बोले कि भैया जी यहां पे मैं कहूं, ध्यान से सुनिएगा, कि ये मान लो इंडिया हो गया, ये मान लो हमारा इंडिया हो गया, ये हमारा प्यारा भारत हो गया, ठीक है, ध्यान से सुनना, मजा आएगा। और ये मान लो रशिया हो गया, तो ये पूरा इंडिया ये रशिया मिलकर एक साथ कॉम्बिनेशन में क्या कहला गया भैया, रियल नंबर कहला गया। अब समझ में आया चैप्टर का नाम रियल नंबर क्यों है? क्योंकि आपको अपने चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़नी होती है। तो रैशनल नंबर इरैशनल नंबर कंबाइंड वे में क्या कहला जाता है भैया जी, रियल नंबर कहला जाता है। कहोगे हाँ सर, बात समझ में आई, बात क्लियर हुई। और ये डायग्राम अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रही है ना, तो इसको वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान से सुनना, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं इससे रिलेटेड सवाल है, और चूंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, कभी भी बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। अभी तक नहीं आया है ये सवाल बोर्ड एग्जाम में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, आ जाएगा तुम्हारे साल, एमसीक्यू में तुमको दे देगा, तुम पागल होते रहोगे क्या बना दिया है। वेन डायग्राम समझाऊंगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं, मजा आएगा। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखो, ध्यान से। वेन डायग्राम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ थोड़ा वेन डायग्राम समझते हैं, तो तुमको ये पिछला वाला डायग्राम समझ में आएगा। लास्ट में पूरा ये डायग्राम क्लियर करने के बाद फीडबैक लूंगा तुम लोग को, कितना समझ आया कितना नहीं समझ में आया। सो डोंट वरी, बस सुनते जाओ ध्यान से, वेन डायग्राम समझते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। मैंने कहा कि एक फैमिली वन है, बहुत ध्यान से सुनना, एक फैमिली वन है, ठीक है। अब ये जो फैमिली है, इस फैमिली के अंदर प्रिंस सर है, प्रिंस सर की छोटी बहन है, प्रिंस सर की मम्मी है, प्रिंस सर के पापा हैं, ये फैमिली वन है। ऐसे ही करके आप कहिएगा कि सर एक फैमिली टू है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, तुमको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। एक फैमिली टू है, उस फैमिली टू में मान लो आप हो, आपके मम्मी है, पापा हैं, आपके चाचा हैं, चाची हैं, दादा है, दादी हैं, ये सारे लोग हैं। ऐसे करके मैं कहता हूं एक फैमिली थ्री है, एक फैमिली थ्री है। कहोगे हाँ सर, ऐसा करके एक और कोई फैमिली थ्री है। सिंपल था, हाँ सर यहां तक सिंपल था। चलिए अब ध्यान से देखना, फिर चीजों को समझना। तो सर मैं आपके सामने एक और डायग्राम बनाता हूं, देखो वेन डायग्राम में आपको फटाफट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना यार। मैं अगर कहूं कि ये बात सही है सर कि दुनिया के जितने भी फल हैं, दुनिया के जितने भी फल हैं वो या तो मीठे फल होंगे या तो खट्टे फल होंगे, अग्री करोगे हाँ सर, और कोई तीसरा टेस्ट तो होता नहीं, फल या तो मीठा होता है यूजुअली या तो खट्टा होता है। तो सर दुनिया के जितने भी फल हैं वो या तो मीठे फल होंगे या तो वो खट्टे फल होंगे। यानी कि सर इस बात को मैं मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इस तरीके से डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करूंगा कि सर जी मीठे फल खट्टे फल, इनको अगर मैं कंबाइन कर लूं तो यही दुनिया के सारे फल हैं। कहोगे हाँ सर सही बात है। अब अगर मैं थोड़ा सा और यहां दिमाग लगाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि सर जी ये जो दुनिया के सारे मीठे फल हैं, ये जो दुनिया के सारे मीठे फल हैं सर जी, इन दुनिया के सारे मीठे फलों में कुछ फल लाल कलर के होंगे। कहोगे हाँ सर। सर कुछ फल पीले कलर के होंगे। कहोगे हाँ सर। सर कुछ फल हरे कलर के होंगे। कहोगे हाँ सर। एंड भी बहुत सारे कलर हो सकते। तो सर ये डिवीजन भी फर्दर किया जा सकता है कि भैया दुनिया के जितने मीठे फल हैं उन सारे मीठे फलों को मैं और सब डिवाइड करूं तो भैया इसी के अंदर हरे कलर के मीठे फल हैं, पीले कलर के मीठे फल हैं, लाल कलर के मीठे फल हैं। कहोगे हाँ सर। तो देख रहे हो कैसे इन सर्कल्स के थ्रू हम सब डिवीजन पे सब डिवीजन दिखाते हैं। तो यही जो सब डिवीजन दिखाने का तरीका होता है ना, इसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। तो ये जो सब डिवीजन दिखाने का तरीका होता है ना, इसी को हम क्या कह देते हैं, वेन डायग्राम कह देते हैं। यानी इसी को जैसे एक और एग्जांपल से समझो, इसी को एक और एग्जांपल से समझो, एक और एग्जांपल से। जैसे ये फैमिली वाला हम एग्जांपल ले रहे थे, सर एक फैमिली 1 है, एक फैमिली 2 है, एक फैमिली 3 है। कहोगे हाँ सर सही बात है। मान लो ये तीनों फैमिली पटना में रह रही है, ठीक है। मान लो ये तीनों फैमिली पटना में रह रही है, पटना में रिसाइड करती है। तो क्या ये कहना सही नहीं होगा कि पटना में जितने लोग रहते हैं उन सारे लोगों में से ये 3 फैमिली भी पटना में रहती है।
यानी एक डिवीजन के अंदर का सब डिवीजन। कहोगे हाँ सर बात सही बोली। अब क्या ये कहना सही नहीं रहेगा कि सर पटना बिहार में आता है? एक और मैं बनाता हूं, पटना बिहार में आता है सर जी। सर बिहार में बहुत सारे राज्य हैं, उन बहुत सारे में से एक पटना भी है, तो देख लो बिहार बड़ा है। अब बिहार के अंदर मुजफ्फरपुर भी होगा, गया भी होगा, बहुत कुछ है। जैसे तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा कि सर ये सब डिवीजन तो हम समझ गए, लेकिन जब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल बनता है तो ये जो खाली जगह बचती है सर जी उसका क्या गेम है? तो खाली जगह जो बचती है ना सर, उसका मतलब यह है कि और भी चीजें तो है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि बिहार में सिर्फ अंदर पटना ही है, बिहार में गया भी होगा, मुजफ्फरपुर भी होगा, और भी डिस्ट्रिक्ट होंगे सर जी। हम फोकस पटना पे कर रहे हैं, इसलिए हम बिहार में सिर्फ पटना को शो कर रहे हैं। अब फिर आप कहोगे कि सर बिहार जो है, सर बिहार जो है, बिहार है इंडिया में। यानी कि सर ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ बिहार है, इंडिया में और भी बहुत सारे स्टेट्स है, इसलिए ये और एम्प्टी स्पेस है। लेकिन उनमें से एक चूंकि हम फोकस कर रहे हैं बिहार पे, तो सर इंडिया के अंदर बिहार है। कहोगे हाँ सर। अभी इंडिया कहां है सर? इंडिया एशिया में है। इंडिया कहां है? एशिया में। तो एक और इससे बड़ा सर्कल कि सर एशिया में बहुत सारी कंट्रीज है, उनमें से हम फोकस इंडिया पे कर रहे हैं, तो इसलिए हमने अंदर में इंडिया शो किया है। एशिया में बहुत सारी कंट्रीज है, उनमें से एक छोटा पार्ट इंडिया है। तो मुझे ऐसा लगता है इस एग्जाम्पल के साथ तुम लोग को वेन डायग्राम अब क्लियर हो गया होगा कि वेन डायग्राम में हम एक के अंदर एक, एक के बाहर एक बनाते, उसका मतलब क्या है। यानी सर जो बड़े वाले के अंदर छोटा वाला गोला होता है ना, ये मुझे ये बताता है कि उस बड़े वाले गोले में बहुत सारी चीजें हैं, उन बहुत सारी चीजों में से एक चीज वो है जो अंदर है सर जी। यही गोले का खेल होता है। यानी अब इस गोले के खोल के हिसाब से, इस गोले के खेल के हिसाब से अब अगर मैं वापस लौटूं इस डायग्राम पे और अब आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो अब आप जरूर समझ जाओगे। अब आप तुरंत दिमाग लगाओ कि हाँ सर आप सही बोल रहे थे, हाँ सर आप सही बोल रहे थे कि सर जी ये बोलना बिल्कुल सही है कि रैशनल नंबर बहुत सारे हैं। बड़े ध्यान से मेरे पेन वर्क को देखना, पेन वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर दुनिया में बहुत सारे रैशनल नंबर है। अब उन बहुत सारे रैशनल नंबर में से हम अगर इंटीजर में फोकस करें तो इंटीजर भी एक टाइप का रैशनल नंबर है। यानी सर रैशनल नंबर वाले गोले के अंदर इंटीजर का गोला बना सकते हैं। कहोगे हाँ सर। रैशनल नंबर वाले गोले के अंदर इंटीजर का गोला बना सकते हैं। कहोगे हाँ सर। अब दुनिया में आप कहिएगा कि सर बहुत सारे इंटीजर है, सही बात है, उन बहुत सारे इंटीजर में होल नंबर भी आता है। भैया अभी आपको बताया ना कि अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं सर, तो इंटीजर्स की बात करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नेगेटिव इंटीजर आपके हो गए, जीरो हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। इंटीजर तीन ही होते हैं ना, तीन ही टाइप के इंटीजर, या तो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, या तो जीरो। यानी या तो हीरो होगा, या तो हीरोइन होगी, या तो विलन होगा। यही तीन लोग हो गए। यानी कि सर जी इनको अगर मैं कंबाइन कर रहा हूं, यही तो मेरा होल नंबर है। कहोगे हाँ सर। यानी ये बोलना गलत नहीं है कि सर दुनिया में बहुत सारे इंटीजर हैं, उन बहुत सारे इंटीजर में से होल नंबर भी इंटीजर का पार्ट है, यानी इंटीजर के अंदर वाले गोले में होल नंबर आएगा। एकदम सही बात सर, एकदम सही बात। अब फिर आप कहिएगा कि सर होल नंबर भी बहुत सारे हैं, उन बहुत सारे होल नंबर का ही एक छोटा पार्ट नेचुरल नंबर है। कहोगे हाँ सर। क्योंकि आप समझना ऐसा तो है नहीं कि सारे नेचुरल नंबर ही होल नंबर है सारे। भैया आप समझना नेचुरल नंबर सारे होल नंबर है। कहोगे हाँ सर। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आएंगे, एक एक्स्ट्रा जीरो भी आएगा। तो इसी वजह से चूंकि एक्स्ट्रा जीरो भी आ रहा है ना सर, तो होल नंबर नेचुरल नंबर के मुकाबले तो साइज में बड़ा हुआ ना। होल नंबर का गोला नेचुरल नंबर के गोले के मुकाबले साइज में बड़ा हुआ। कहोगे हाँ सर। क्योंकि होल नंबर बहुत सारे हैं इंक्लूडिंग जीरो, लेकिन उसी का एक पार्ट नेचुरल नंबर है। कहोगे हाँ सर। इतना गोला समझ में आया पिंक वाला? हाँ सर समझ में आया। अब देखो, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि सर ये इररेशनल नंबर का गोला कहां बनाओगे, क्या तुम इस इररेशनल नंबर के गोले को यहां कहीं भी फिट कर सकते हो? आपका जवाब होगा नहीं सर। ये इररेशनल नंबर जो है ना सर, ये इनमें से किसी का भी टाइप नहीं है, तो इसको अलग ही गोले में बनाना पड़ेगा। कहोगे हाँ सर। अब आपको फिर ये भी पता है कि सर अगर हम दुनिया के सारे रियल नंबर ले ले, यानी ये क्या हो गया, दुनिया के सारे, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया के सारे रैशनल नंबर ले ले। अब अगर मैं आपको कहूं कि यहां पे दो बातें सर, अगर मैं तुमको कहूं इररेशनल नंबर फिट करो, तो तुम यहां तो कहीं पे भी फिट नहीं कर सकते रैशनल नंबर, क्योंकि भैया इररेशनल नंबर ना इसका पार्ट है, ना इसका पार्ट है, ना इसका पार्ट है, ना इसका पार्ट है, वो अलग ही चीज है। तो इसलिए एक बाहर अलग गोले से इररेशनल नंबर को बनाया। लेकिन अब मुझे यह भी पता है सर कि दुनिया के सारे रैशनल नंबर, दुनिया के सारे इररेशनल नंबर अगर ये मैं मिलाकर ले लूं, तो यही मिलके एक साथ रियल नंबर कहला जाते हैं। यानी अब ये गोला भी जस्टिफाई हो गया कि एक बहुत बड़ा रियल नंबर का गोला है सर, उस गोला का एक छोटा पार्ट है इररेशनल नंबर और एक पार्ट क्या है आपका रैशनल नंबर। कहोगे हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया, हाँ सर मजा आ गया, बिल्कुल क्लियर हुआ, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, अब एक और मजे की चीज,
कि हमारा चैप्टर क्या है, रियल नंबर, 9th में भी 10th में भी। तो रियल नंबर की कहानी तुमको इस डायग्राम से क्लियर हो गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। कभी भी ये असर्शन रीजन में तुमसे पूछ लेगा कि ये डायग्राम सही है कि नहीं, चेक करो इनडायरेक्टली, या इस डायग्राम में वो कहीं ब्लैंक दे देगा, कहेगा उसको फिल करो। तो जब तक ये डायग्राम आएगा नहीं, फिल कैसे करोगे? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है यार, और मुझे तुमको बताने की जरूरत नहीं है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कितना इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है, मेरा प्रेडिक्शन है कभी भी यह सवाल बोर्ड एग्जाम में पटका जा सकता है, रेडी रहिएगा, इसलिए इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं टाइम लेके। चलिए सर, तो ये रियल नंबर के गोले तक, यानी ये पीले गोले तक सभी को समझ में आया होगा, इसलिए हमारा चैप्टर क्या है, रियल नंबर। अब देखो सर, ऐसा नहीं कि दुनिया में सिर्फ रियल नंबर ही होते हैं, क्योंकि अगर मैं तुमको कहूं कि बताओ ये कैसा नंबर है, तुम कहोगे हां सर, रूट अंडर -8, रूट के अंदर नेगेटिव। सर हमको तो आज तक मैथ के टीचर ये बोलते थे, सर हमको आज तक मैथ के टीचर ये सिखाते थे कि ऐसा कोई नंबर होता नहीं है। होता है, 11th में जाओगे तो ऐसे नंबर के बारे में पढ़ना भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है, उसमें पढ़ना है। तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि रूट के अंदर इस नेगेटिव नंबर को तुम यहां कहीं फिट कर सकते हो? नहीं सर। रूट के अंदर नेगेटिव यहां फिट कर सकते हो? नहीं सर। अभी हमने समझा है कि सर यहां रूट के अंदर की कहानी है लेकिन नेगेटिव अलाउड नहीं है, तो सर ये तो यहां पे भी फिट नहीं हो रहा है। तो कहां भैया, दुनिया में कहीं तो होगा ना, इस देश में नहीं, उस देश में नहीं, तो गंगा पार ही सही। तो भैया एक अलग क्वांटिटी है जिसको नॉन रियल नंबर कहते हैं, कि भैया ये तो सारे रियल नंबर हो गए, तो कुछ नॉन रियल भी होगा ना, ये नॉन रियल नंबर। जैसे ये एक एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल रूट अंडर -1, ये एक एग्जाम्पल रूट अंडर आपका -3। तो ये जो सारे नंबर है सर यहां फिट ही नहीं किए जा सकते, तो इनके लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया। उनको क्या कहा गया? रियल नहीं है यार, नॉन रियल नंबर। इन्हीं का दूसरा नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है, या फिर कह लो इन्हीं का दूसरा नाम इमेजिनरी नंबर है। और पूरा एक चैप्टर है क्लास 11th मैथ्स का, ये हल्की बेसिक यहीं पे आपको मैंने क्लियर कर दी। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो चीज है ये आगे जाके लीनियर इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज होगी। ये जो चीज मैं आपको यहां सिखा रहा हूं ना, ये आगे जाके लीनियर क्वाड्रेटिक में यूज होने वाली है, सवाल बनते हैं इस पे, तो ध्यान से सुनना। जैसे कि यहां पे देखो रूट अंडर -7, रूट अंडर -5, रूट अंडर -3, रूट अंडर -2, या फिर ऐसा लिख लो रूट अंडर -5 माइनस रूट अंडर -3। तो इस टाइप के जितने नंबर हो गए ना, ये सारे क्या कहलाते हैं? नॉन रियल नंबर, जिनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब इनको यहां नहीं रख सकते, तो एक सेपरेट गोला। अब हमारा जो पूरा नंबर सिस्टम है, जो कि आपके यूनिट का नाम है, वो इसके कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। यानी कि सर ये सबसे बड़ा गोला क्या है? नंबर सिस्टम का गोला। और इस नंबर सिस्टम में रियल नंबर भी है, नॉन रियल नंबर भी है। कहोगे हाँ सर, अब क्रिस्टल क्लियर। अब पूछूंगा, अब बताना कि अभी तक इतनी देर में मैंने जितना डिस्कस किया, क्या हवा लगी, क्या सब क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो यस सर बोलिएगा, ऑप्शन ए। मजा आया कि हाँ सर, क्या फील करवा दी। रियल नंबर जैसे बोरिंग चैप्टर को भी कोई इतने इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा सकता है, सर हमने सोचा ना था। अगर आपको नहीं समझ में आया, आपको लगा प्रिंस सर ने घटिया पढ़ाया, तो ऑप्शन बी नो सर। ऑप्शन सी क्या है सर जी? कि ऑप्शन सी सर ठीक ठाक पढ़ाया, ऑप्शन सी सर ठीक ठाक पढ़ाया, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो अब आप ही लोग बताइए भैया, पोल स्टार्ट करता हूं, आपको कैसा लगा? मजा है कि नहीं? कि हाँ सर मजा आ गया। पहले चैप्टर की हमने एक्सपेक्ट की थी पहली क्लास तो बड़ी बोरिंग जाएगी, क्योंकि दुनिया में सब बोलते आते हैं रियल नंबर बहुत बोरिंग चैप्टर है। आपने इतने अच्छे से पढ़ाया ना सर, फील आ गई सर, मजा आ गया। और बात में बोर्ड एग्जाम से एक इंपॉर्टेंट सवाल भी हमने कवर कर लिया। अब बताओ, तुम्हारे 10th के सिलेबस में कहीं पे भी ऐसे कुछ दिया है, पढ़ना है? नहीं पढ़ना है ना। ये 9th के बेसिक्स हैं, 9th के बेसिक्स पे 10th के एग्जाम्पलर में सवाल। तो ये एक उसी टीचर को पता होंगे ना, जिस टीचर ने 10th लेवल के कम से कम 50 बुक सॉल्व करके रखे हैं, और उनको पता है कहां से बोर्ड एग्जाम में सवाल आ सकता है, कहां से नहीं। ये बात दिमाग में बैठा के रखना कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो भी सिलेबस से कनेक्टेड सवाल है वो सब इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक सवाल आपके सामने ये वेन डायग्राम वाला। आधे बच्चों को तो ये डायग्राम समझ में नहीं आएगा जब एग्जाम में आ गया। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या स्टेटस है भैया, क्या स्टेटस है, क्या बात है। अच्छा लगा जानकर कि 92% बच्चे, इनफैक्ट 93% बच्चे ये फील करते हैं कि आपने सर एकदम आग लगा दी, गजब पढ़ाया सर, आपने बहुत घटिया पढ़ाया। ऐसे 2.5% बच्चे हैं, इनको भी प्रिंस सर का फैन बनाने की कोशिश करेंगे।
सर ये 3% लगभग 4% बच्चे कह रहे हैं सर आप ठीक ठाक पढ़ाते हो, ठीक ठाक हो सर, चलो आपको मैंने पास किया सर। और ऑप्शन डी सर हमें तो पता ही नहीं, ये 0.5% अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। चलो कोई नहीं यार, फील आ गई, मजा आ गया। तो अच्छे से नोट्स बनाना, समझ रहे हो ना, अच्छे से नोट्स बनाना, जो भी मैंने समझाया है, जो भी मैंने क्लियर किया है, बहुत ही प्यारे तरीके से तुम लोग को हर टाइप की चीजें बता दी कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, रैशनल नंबर क्या है, इररैशनल नंबर क्या है, उसके अलावा रियल नंबर क्या है, नॉन रियल नंबर क्या है, डायग्राम के थ्रू समझा दिया, सब अच्छे से मैंने क्लियर किया। कहोगे हाँ सर, बस एक छोटी सी चीज यहां पे बेसिक में रह गई थी, इसको भी देख ही लो कि देखो सिंपल सी चीज है कि यही जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है ना, यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फॉर्म, यानी कि रैशनल नंबर अपना, तो यही जो फॉर्मेट है इसको हम कई बार हमने बचपन में पढ़ा है ना सर, कि फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड है। अगर मैं तुमको कह रहा हूं कहीं लिखा है 5/3, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका यह मतलब हुआ, एज सिंपल एज दैट। भैया कहीं अगर ऐसा कोई फ्रैक्शन लिखा है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर, एज सिंपल एज दैट। फ्रैक्शन मतलब डिवाइड, तो करना क्या है आपको, तो कहिएगा सर हमें तो मतलब डिवाइड करना है। अब आपने बचपन में ही पढ़ा है सर कि जब कंप्लीटली डिवाइड ना हो रहा हो, यानी रिमाइंडर आ रहा हो, और हम अपने डिवीजन को करते रहें, यानी कि सर अगर कहीं कंप्लीटली डिवाइड ना हो रहा हो और डिवीजन करते रहें, तो कोई डेसिमल टाइप की चीज आ जाती है। कहोगे हाँ सर, तो नंबर सिस्टम में डेसिमल भी आता है, तो डेसिमल कोई आसमान से टपका हुआ अंडा नहीं है। आप कहिएगा कि सर जी जो हमारे रैशनल नंबर का फॉर्मेट होता है ना, उस फॉर्मेट में डिवीजन छिपा हुआ है, तो अगर हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं और रिमाइंडर वाला केस बनता है सर, तो हम उसको डेसिमल में ले जा सकते हैं, तो वही जो डेसिमल में चला जाता है, तो वही नंबर सिस्टम का पार्ट डेसिमल कहला जाता है। कहोगे हाँ सर, यानी कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि सर डेसिमल को कहां रखें, मान लो ऐसा सवाल आ गया बोर्ड एग्जाम में इस साल कि सर जी एक बात बताओ डेसिमल को यहां कहां रखे, तो डेसिमल क्या है, आप कहिएगा सर डेसिमल एक टाइप का रैशनल नंबर ही हुआ, डेसिमल एक टाइप का सर रैशनल नंबर ही हुआ। तो ये जो रैशनल नंबर का गोला आपने बनाया है ना, इसी गोले में कहीं पे ऐसे डेसिमल बना देना। लो इसको और अच्छा मैंने बना दिया कि सर रैशनल नंबर का गोला बहुत बड़ा है, इस गोले में ये सारी चीजें तो आई गई सर, इसके अलावा डेसिमल भी आ गया। अब देखो डेसिमल को यहां कहीं तो फिट कर नहीं सकते, वो एक अलग ही चीज है सर जी, तो है ये रैशनल नंबर के ही अंदर, लेकिन इनसे अलग मैंने बनाया। कहोगे हाँ सर फील आ गई, मजा आ गया, हाँ सर फील आ गई, मजा आ गया। प्रिंस सर से पढ़ के, प्रिंस सेंसेई से पढ़ के मजा ना आया यार, तो मैथ्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं। समय लेता हूं यार, लेकिन सब समझा देता हूं, गारंटी देता हूं। कितनों को आज के लेक्चर के बाद ये फील हुआ कि सर काश 9th का मेरा टीचर, सर काश 9th का मेरा मास्टर जी अगर ये मुझे आपके जैसे तरीके से पढ़ा देता, आधे घंटे में एक्सपर्ट बना देता, तो आपको ये रिवाइज करवाने में हमें टाइम ना देना पड़ता। कितनों को ये फील हुआ कि सर काश हमें आप 9th में मिल जाते। जिनको ये फील हुआ कि हाँ सर अगर आप 9th में मिल जाते मजा आ जाता, तो यस सर बोलिएगा। जिनको लगता है सर नहीं भी मिलते तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, नो सर बोलिएगा। ऑप्शन सी पता नहीं सर हम कंफ्यूज्ड हैं, ऑप्शन सी वाले बच्चे सर पता नहीं हम कंफ्यूज्ड हैं, हम कंफ्यूज्ड है सर, क्योंकि सर आप कभी कभी बोरिंग भी थोड़ा पढ़ा देते हो, तो हम थोड़ा कंफ्यूज्ड है सर कि आपसे 9th में पढ़ना था या नहीं पढ़ना था। डी नन ऑफ दीज, डी नन ऑफ दीज। चलिए ये फाइनल पोल, जिसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। जल्दी से बताइए कितनों को लगता है कि हाँ सर आप जितने मजेदार तरीके से पढ़ाते काश आप 9th में मिल जाते सर, मजा आ जाता। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखो बेसिक्स बहुत जरूरी है। देखो मैंने यहां टाइम दिया 10 मिनट बोल के, मैंने बहुत टाइम दिया, लेकिन जरूरी था, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करता तो आपको चीजें क्लियर नहीं होती। जब तक मैं ये बेसिक्स क्लियर नहीं करूंगा भैया, चीजें क्लियर कभी नहीं होंगी। समझ रहे हो ना? देखो एक बच्चा कह रहा है सर आप बार बार पोल क्यों करवाते हो। चलो अभी ना शुरू में मैंने क्या बोला था, शुरू के कुछ दिन आप लोगों से मैं फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा हूं। एक बार तुम लोग मेरे फ्रीक्वेंसी पे मैच हो जाओगे और रेजोनेंस हो जाएगा ना, उसके बाद मैं पोल सिर्फ सवालों में करवाया करूंगा और कहीं नहीं। तो टेंशन ना लो, ज्यादा पेशेंस रखो, थोड़ा सा टेंशन ज्यादा ना लो, निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो यार। अभी ऐसा है कितने पोल करवा रहा हूं, आगे धीरे धीरे 3-4 लेक्चर के बाद आपको दिखेगा कि मैं पोल सिर्फ सवालों में ही करवाऊंगा। तो अभी थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है यार, इस वजह से। चलिए तो एक बार देख लेते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। तो मैं देख रहा हूं 90% बच्चे फील करते हैं कि सर काश हमें आप 9th में मिल जाते, तो 9th के बेसिक्स अलग से आपको पढ़ाने नहीं पड़ते, आप हमें ऑलरेडी एक्सपर्ट बना देते हैं। चलिए कोई नहीं, तो अब यहां पे भैया जी हमने बेसिक्स डिस्कस कर लिया है। 15 मिनट में अभी भी बहुत कुछ डिस्कस हो सकता है 6 बजे तक में। चलिए देखते हैं, अब हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारा अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा सर जी। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, बेसिक्स ऑफ डिविजिबिलिटी,
यानी मैंने आप लोगों को मैथ के बेसिक्स में भी यह चीज सिखाई है। अब वही चीज देखो कैसे चैप्टर में आके एक्सपैंड होती है, उसको समझते हैं। आराम से सुनिएगा कि सर बचपन में सदियों पहले हमने जो डिवाइड करना सीखा था, वो डिवाइड करना ढंग से सीखना कितना जरूरी था, वो आपको इस लेक्चर में अब समझ में आएगा। तो बड़े ध्यान से देखना, जो जो चीजें समझाऊंगा, जो जो चीजें क्लियर करूंगा, ध्यान से सुनना। मान लो मैं तुमको एक कंडीशन देता हूं। कंडीशन ये है कि सर हमेशा ये होना चाहिए कि अगर दो नंबर मेरे पास है, ए और बी, ए और बी कोई भी नंबर हो सकते हैं। हां सर, कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो सर अगर मेरे पास दो नंबर है, ए और बी, और अगर हमेशा ऐसा है कि बी या तो ए से बड़ा है, या तो हमेशा ऐसा है सर जी कि बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए, या सर बी इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू ए, यानी कि सर दोनों में से कोई एक हो। कि अगर मेरे पास दो नंबर हो सर, तो उन दो नंबर में हमेशा ऐसा हो कि मेरा नंबर बी नंबर ए से हमेशा बड़ा हो, या नंबर बी नंबर ए के बराबर हो। अगर ऐसा है तो इस सिचुएशन पे आगे अब कुछ बात की जा सकती है। इस सिचुएशन पे आगे अब कुछ बात की जा सकती है। क्या बात की जा सकती है, उस पे जाने से पहले एक अच्छी चीज सीखो कि सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिंबल हम लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हैं। सर हमने ये पढ़ा था ग्रेटर देन लेस देन में कि अगर कहीं लिखा है कि बी ग्रेटर देन ए, यानी कि सर अगर ये चीज कहीं लिखी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 5 2 से बड़ा है, ठीक है सर। सर कहीं ऐसा लिखा है 3 बराबर 3, ये भी ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ससुरा यहां पे दोनों ही सिंबल को मिला के बोल दिया, ये क्या गप है सर, ये तो जीवन में पहली बार पढ़ रहे हैं, और ऐसा गप आपको 10th में कई बार मिलने वाला है। तो इस गप को भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो कभी भी जब ऐसी सिचुएशन हो ना कि आपको ये बात भी बोलनी हो और ये बात भी बोलनी हो, मेरी बात सुनना, कभी मान लो ऐसा हुआ कि तुमको ये भी बोलना है, ये भी बोलना है, तुमको एक ही साथ ग्रेटर वाली बात भी बोलनी है, इज इक्वल टू वाली बात भी बोलनी है, तब आप ऐसा सिंबल यूज करते हो। तो कहीं मान लो ऐसा सिंबल लगा है, इसका मतलब क्या है कि एक फलानी चीज से कोई चीज बड़ी भी हो सकती है, उसके बराबर भी हो सकती है। जब ग्रेटर साइन के नीचे ऐसे इज इक्वल टू का एक डंडा लगा दे, तो इसका मतलब क्या है कि भैया वो बड़ी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। मान लो कहीं ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या है सर, लेस देन है, छोटी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। तो ये ना सिंबल्स का कॉम्बो अब आपको क्लास 10th में कई सवालों में मिलने वाला है। तो पहले से थोड़ा यूज टू रहना कि सर ग्रेटर देन पढ़ा था, इज इक्वल टू पढ़ा था, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू का ये झोल क्या आ गया सर। तो झोल कुछ नहीं है, बहुत हलवा चीज है, हल्की चीज है, कि कहीं पे भी अगर आपको ये कंबाइंड वे में मिल जाए, मतलब क्या है सर, यहां दो बातें छिपी है कि सर बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, सर छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। नोट डाउन कर लेना इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी कोई मैथ्स का मास्टर ये चीज आपको सिखाएगा ही नहीं, समझ रहे हो मेरी बात को, इसलिए बहुत तुमको बारीकी से मैं मैथ्स पढ़ाता हूं। देखो मैंने क्या बोला, सिलेबस की टेंशन तुम लोग मत लेना, क्लास में एक आध क्लास आगे पीछे हो सकती है, टेंशन मत लेना, गारंटी देता हूं। एक चैप्टर का चैलेंज तुमको दे रहा हूं, रियल नंबर जो हमारा खत्म होगा ना, हो सकता है शेड्यूल से 1-2 दिन आगे पीछे खत्म हो, लेकिन रियल नंबर के खत्म होने के बाद मजाल है रियल नंबर का एक सवाल तुमसे किसी बुक का, चाहे आर.एस. अग्रवाल सर की बुक ले आओ, चाहे आर.डी. शर्मा सर की बुक ले आओ, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले आओ, चाहे एनसीईआरटी ले आओ, चाहे पीवाईक्यूज ले आओ, तुम कहीं का भी रियल नंबर का एक सवाल उठा लेना, मेरे से पढ़ने के बाद अगर वो तुमसे ना बने, अपना नाम तुम्हारे सामने चेंज कर दूंगा, ठीक है। मैं ऐसा पढ़ाता हूं ना, हर चैप्टर तुमसे तगड़े तरीके से बनेगा। और ये जो मैंने लाइन बोली थी ना, हर बच्चा मैथमेटिशियन अपने आप को फील करेगा, ये आपको फील होता हुआ दिखेगा। चलिए तो मुद्दे पे आते हैं सर। तो सर कंडीशन पे बात कर रहे थे, तो कंडीशन में आगे बढ़े सर। तो कंडीशन ऐसी थी कि मान लो मेरे पास दो नंबर है सर, ए और बी, और मुझे ये पहले से बोल दिया गया है, क्या बोल दिया गया है कि बी हमेशा ए से बड़ा होगा, या फिर बी ए के बराबर भी हो सकता है। कहोगे हां सर सही बात है। तो अगर इस कंडीशन पे बात करें, और इस कंडीशन पे बात करते हुए ध्यान से सुनिएगा, इस कंडीशन पे बात करते हुए मान लो हम एक डिवीजन परफॉर्म करते हैं। डिवीजन आपके सामने है, क्या है भैया कि बी को मैंने बना दिया डिविडेंड, यानी कि जो हमेशा बड़ा होगा या बराबर हो सकता है, उसको मैंने बना दिया डिविडेंड, और ये जो हमारा ए था जो कि बी से छोटा होगा या बराबर हो सकता है, उसको मैंने बना दिया डिवाइजर।
तो बी और ए की इस कंडीशन को मेंटेन करते हुए मान लो मैं आपके सामने एक डिवीजन परफॉर्म कर रहा हूं कि भैया डिविडेंड है मेरा बी, डिवाइजर है सर जी मेरा ए, और मान लो इस डिवीजन में रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब डिवीजन कंप्लीटली हो रहा है। तो भैया जी अगर मैं बी को ए से डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर 0 आ रहा होगा तो कोई क्वोशंट भी तो होगा। मान लो मैंने आपको कह दिया, अज्यूम कर लो कि सर क्वोशंट है सी। अब मैंने जो आपको वो रिजल्ट पढ़ाया था याद करो कि सर जी डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, वो रिजल्ट यहां लगाइएगा तो क्या आंसर आएगा कमेंट में बताइएगा। सिखाया ना तुम लोग को बेसिक्स में, वो रिजल्ट यहां लगाइएगा तो बताइए क्या रिजल्ट आएगा। वो वाला रिजल्ट लगाओ जो बेसिक में पढ़ाया और बताओ यहां पे क्या रिजल्ट आएगा फटाफट एकदम। चिंता नहीं करो, तुम लोग को सारी चीजें सारे फॉर्मूले पढ़ाऊंगा। मैं बोल तो रहा हूं कि ये जो 5 साल से मैं ऑनलाइन में लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं ना मैथ्स, तुम लोग को ऐसी मैथ्स पढ़ा दूंगा ना यार, नसों में से खून नहीं मैथ्स बहेंगे, मैथ्स के इक्वेशंस, मैथ्स के नंबर्स, मैथ्स के फॉर्मूलाज बहेंगे। कि भाई गलती से हाथ कट जाए ना तो जो ब्लड गिरेगा उस ब्लड को माइक्रोस्कोप में दिखोगे तो नंबर्स दिखेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा मैथ्स पढ़ाऊंगा, हर एक बच्चा मैथ्स से मोहब्बत करने लगेगा, उसकी झलक अभी से दिख रही होगी। अभी से ये मैथ्स रूपी लड़की लड़कों को पसंद आ रही होगी और ये मैथ्स रूपी स्मार्ट लड़का लड़कियों को पसंद आ रहा होगा। अभी से मैं ये फील कर सकता हूं। चलिए बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चे आंसर दे रहे, वेरी नाइस। कि सर जी आपने सिखाया था जो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, उसको लगाएंगे सर जी तो यहां पे बोल देंगे डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशंट, यानी कि सर जी ए इंटू सी प्लस रिमाइंडर है 0, प्लस रिमाइंडर है 0। तो सही तरीका बोलने का ये, सही तरीका ये, मैंने आपसे यही सवाल पूछा था, बहुत सारे बच्चे ये 0 नहीं बता रहे थे ना, आपको 0 के साथ बताना था, ये सही तरीका है। अब आप कहिएगा कि ठीक है सर ये मैंने बोल दिया ना, अब इस प्लस 0 का तो कोई मतलब है नहीं, तो इसको मैं हटा भी लूं तो कोई दिक्कत नहीं है। कहोगे हाँ सर हटा भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको मैं ऐसा कह सकता हूं बी बराबर ए सी, कोई दिक्कत इसमें? कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर। इसको मैं ऐसा कह सकता हूं बी बराबर ए सी, कहोगे हाँ सर सही बात है। या इसी बात को मैं ऐसा भी कह सकता हूं, समझना, कि मैं बी को ए से डिवाइड कर रहा था, तो जब मैंने डिवाइड किया तो ये सी टाइम्स कट गया, बात तो वही हो गई ना। इसको मैं ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं, बात तो वही होगी कि भैया या तो तुम ऐसे मैथमेटिकली देख लो कि मैं अगर C को अकेला कर दूं तो A यहां आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई का A इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो B बाई A बराबर C हो जाएगा, तो C बराबर B बाई A, यानी ये बोलना सही नहीं, ये बोलना सही बात है सर कि अगर मैं इसी चीज को ऐसा बोल दूं कि सर अपने B को जब मैं A से डिवाइड कर रहा हूं तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, C टाइम्स में डिवाइड हो रहा है सर, तो ये लिखना भी गलत बिल्कुल भी नहीं है सर। और ये चीज यहां से भी दिखती है सर, और मैथमेटिकली यहां से प्रूफ भी हो जाती है कि अगर मैं C आपसे पूछूं क्या है तो आप A को उस साइड भेजोगे तो आप कहोगे सर C बराबर B बाई A है, जो कि आपको दिख रहा है। यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। 6 बजे क्लास एंड होगी यार, 6 बजे क्लास एंड होगी, समझ रहे हो? देखो क्या है ना, ये स्टूडियो एक्चुअली किसी और टीचर के लिए 6 बजे से बुक है, इसलिए मुझे 6 बजे एंड करना पड़ेगा। लेकिन मैं आज सोच के आया था 2 घंटे ही पढ़ाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, कल दिमाग में रखना कि 1 घंटे 45 मिनट, 1 घंटे 50 मिनट से कम क्लास हो ही नहीं होगी ही नहीं। अब हर क्लास इतनी देर की होगी, और ये मैंने टीम को इन्फॉर्म भी कर दिया है कि देखो प्रिंस सर जो भी उड़ान की क्लास लेंगे 1.25 घंटे से तो कम पढ़ा ही नहीं रहे, कोशिश करेंगे सर इनफैक्ट 2 घंटे पढ़ाने की। जो भी मेरे 6:30 वाली क्लास होगी दिमाग में रखना सब 2-2 घंटे की होगी कम से कम। चलिए ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, ये कहानी समझ में आई? कहोगे हाँ सर आपने जो बेसिक्स में पढ़ाया है, सर अगर हमने आपके बेसिक्स के लेक्चर देखे हैं तो ये हमें समझ में आ रहा है। नो सर वो बच्चे बोल रहे हैं जिन्होंने मेरे बेसिक्स के लेक्चर नहीं देखे, तो यार बेसिक्स के लेक्चर देखो, क्योंकि मैथ्स मूवी की तरह है, मूवी अगर शुरू में छोड़ दोगे तो बीच की मूवी इसी तरीके से नहीं समझ में आएगी। तो फटाफट जो भी बच्चे नो सर यहां पे कह रहे हैं बेसिक्स के हमारे लेक्चर देख कर आएंगे। चलो सर ये क्लियर है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दुविधा नहीं सर, कोई परेशानी नहीं सर। यानी कि सर ये कहना गलत नहीं होगा इस सिचुएशन के हिसाब से कि बी को ए कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, और वो वैल्यू क्या आ रही है? वही तो क्वोशंट होता है हमारा, वही तो सी है हमारा। भैया मैं कहता हूं 6/2 करो, तो तुम जो 6/2 बराबर 3 बताते हो, तुम जो 6/2 बराबर करके 3 बताते हो सर जी, तो एक्चुअली में हुआ क्या? इसके पीछे की मैथमेटिक्स ये लगी सर कि 6 डिविडेंड था, ये डिवाइजर 2 से डिवाइड हुआ तो 2 तिया 6, यानी एक्चुअली में ये जो आंसर 3 आता है सर ये क्वोशंट होता है मेरा।
कहोगे हाँ सर, बड़ी सही चीज आपने बताई, इस एंगल से तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, बढ़िया, ये समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया, हाँ सर क्लियर हो गया। अब ये क्लियर हुआ है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीजों को फर्दर समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखो, तो कभी भी जब कंप्लीट डिवीजन होता है, कंप्लीट डिवीजन का मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। कंप्लीटली अगर एक चीज दूसरे चीज को डिवाइड कर रही है, मतलब क्या, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी अगर कंप्लीट डिवीजन हो रहा है तो वो कंप्लीट डिवीजन वाली बात आप ऐसे भी शो कर सकते हो, वो कंप्लीट डिवीजन वाली बात आप ऐसे भी शो कर सकते हो, वो कंप्लीट डिवीजन वाली बात आप ऐसे भी शो कर सकते हो। सही बात है सर, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये तीनों तरीके से कंप्लीट डिवीजन वाली बात शो कर सकते हैं। कहोगे हाँ सर, आज एक चौथा तरीका सीखोगे। चौथा तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है चौथा तरीका। तो चौथा तरीका यह कहता है कि तुमने बनाया एक डंडा, डंडे के आगे एक नंबर, डंडे के पीछे एक नंबर। तुमने बनाया एक डंडा, डंडे के आगे एक नंबर, डंडे के एक पीछे नंबर। कौन आगे कौन पीछे सर जी? तो ये फिक्स है। क्या फिक्स है? कि सर हमेशा डंडे के राइट में, सर हमेशा डंडे के राइट में आपके डिवीजन का डिविडेंड होगा। और सर यह भी फिक्स है हमेशा कि डंडे के लेफ्ट में हमेशा कौन होगा? डिवाइजर होगा सर जी। तो दुनिया में कोई भी कंप्लीट डिवीजन हो रहा हो, यह वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट डिवीजन मतलब रिमाइंडर 0 वाला डिवीजन। मैं बाकी डिवीजन की बात नहीं कर रहा, मैं रिमाइंडर 0 वाले डिवीजन की बात कर रहा हूं, मैं कंप्लीट डिवीजन की बात कर रहा हूं। तो कभी भी कंप्लीट डिवीजन होगा, हमने 3 तरीका सीखा लिखने का, आज आपने एक चौथा तरीका सीखा सर, कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक डंडा बनाया और डंडा बनाने के बाद राइट साइड में हमने डिविडेंड रखा सर जी, लेफ्ट साइड में डिवाइजर रखा। जैसे मुझे पता है, क्या पता है कि सर अगर कोई मुझे कह दे 6/2, तो मुझे पता है सर ये कंप्लीट डिवीजन है, रिमाइंडर 0 वाला डिवीजन है। यानी इसी बात को ऐसे लिखा जा सकता है। कहोगे हाँ सर, राइट साइड में डंडे के डिविडेंड होगा, लेफ्ट साइड में डिवाइजर होगा। किसी ने मुझे कहा है 10/5 कंप्लीट डिवीजन है, बिल्कुल कंप्लीट डिवीजन है सर। तो यानी इसी बात को ऐसे लिखा जा सकता है सर जी कि डंडे के राइट में डिविडेंड, डंडे के लेफ्ट में डिवाइजर। कहोगे हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। किसी ने मुझे कहा यह करके दिखाओ, तो सर कंप्लीट डिवीजन होगा, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिवीजन होगा सर जी, बिल्कुल। यानी इसी बात को कोई ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है, डंडे के राइट में 8, डंडे के लेफ्ट में 4। समझ गए क्या? समझ गए सर, क्रिस्टल क्लियर तरीके से। तो सर ये जो आपने बेसिक चीजें पढ़ाई थी, अब वो कनेक्ट होती हुई दिख रही है सर, फर्स्ट क्लास से ही कनेक्ट हो गई। इसलिए बेसिक्स तुम लोग को पढ़ाया था कि सर कभी भी कंप्लीट डिवीजन हो रहा हो ना, तो उसके शो करने के 3 तरीके तो हमने सीखे ही, आज एक चौथा तरीका सीखा। और ये चौथा तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके जब आप लास्ट टॉपिक चैप्टर का पढ़ते हो, इररेशनैलिटी प्रूफ करना, तो आप किताब खोलकर ना उसके प्रूफ को देखना, आपको उसके प्रूफ में ना ऐसी चीजें मिलेंगी। अब बच्चे को समझ में नहीं आता ससुरा ये आया कहां से, अब समझ में आ रहा है ससुरा आया कहां से। क्लास फर्स्ट की चीज क्लास लास्ट ऑफ रियल नंबर में जाके यूज होगी तगड़े तरीके से, तो पढ़ना जरूरी है। कहोगे हाँ सर, बिल्कुल जरूरी है। ये चीज अगर क्लियर हो गई तो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि अब आपके लिए है मैंने सवाल, और 1-2 सवाल करवा के आज का लेक्चर कर दूंगा एंड। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। और कल हमारी उड़ान की शायद क्लास नहीं होगी, कल नीव की क्लास होगी, अब उसके बाद परसों मिलेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। देखो, यानी कि सर अगर कहीं ऐसा लिखा है तो इसका मतलब यह है डिविडेंड बी है, डिवाइजर है, यही मतलब है। डिविडेंड बी है सर, डिवाइजर ए है। इसका मतलब यह है कि बी ए से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। यानी इसी बात को मैं लैंग्वेज में ऐसा कह सकता हूं कि बी इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय ए, क्योंकि जब ये डिवाइड होगा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो बी इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय ए, या इसको तुम ऐसा कह लो, बी इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय ए। कहोगे हाँ सर, सही बात है, बिल्कुल सही बात बोली आपने, तो वही चीज यहां पे लिखी है। चलो अब एक सवाल के साथ आज के लेक्चर को एंड कर देंगे यार। तो सवाल आपके सामने प्रस्तुत है कि आपके सामने मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया, अब आपको दिमाग लगा के बताना है सर जी इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी कि ये जो चीज मैंने लिखी है ये ट्रू है सर, ये फॉल्स है सर, या सर बता ही नहीं सकते कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, हम गधे हैं, या डी नन ऑफ दिस सर, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं है दुनिया के बारे में। चलिए देख लेते हैं यार फटाफट। चलिए पोल स्टार्ट है, इस सवाल के साथ लेक्चर एंड करेंगे। कितने तुम्हारे भेजे में गया, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जल्दी बताओ, जल्दी, ट्रू है कि फॉल्स है? जो मैंने बातें बताई उसको अगर आपने अच्छे से सुनी और समझी है तो भैया आपका सही जवाब आ जाएगा। अगर आप सिर्फ क्लास में मस्ती करने आते हो, सिर्फ दोस्त बनाने आते हो, सिर्फ मम्मी पापा के पैसे बर्बाद करने आते हो यार, तब तो गलत आंसर आएगा। तो आराम से सोचो, विचारो, जवाब दो।
क्या बात है, बहुत सारे बच्चे आंसर बोल रहे हैं। चलो देख लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सवाल पे स्टार मार्क जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस सवाल को गलत करेंगे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो भैया पोल कहां तक पहुंचा, बस कुछ क्षण और। जैसे आपके पास टाइम कम है, मेरे पास भी 2 मिनट और बचे हैं। अब 2 मिनट में मैं देख रहा हूं कि एक और सवाल मैं डाल सकता हूं कि नहीं। चलिए फटाफट एकदम। हाँ भैया, तो पोल अब समाप्त हो चुका है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, फॉल्स। बहुत ही बढ़िया। चलो, मेरी उम्मीद से ज्यादा बच्चों ने जवाब दिया। मैं सोच रहा था कहीं ये जनता 50% से कम ना हो जाए। 63, नियरली 64% बच्चों ने कहा है कि सर ये फॉल्स होगा। अरे सही बात है, फॉल्स होगा। समझो ना, मैंने क्या सिखाया था कि सर ये डंडे का प्रयोग तब होता है ना जब कंप्लीट डिवीजन होता है। कब सर? जब कंप्लीट डिवीजन होता है, तब जाके सर ये डंडे का प्रयोग होता है। अब यहां पे सर जी इस फॉर्मेट में आपको पता है सर ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, तो डिविडेंड डिवाइजर करो तो थोड़ा डिवीजन, कंप्लीट डिवीजन हो रहा है। तुम कहोगे सर 6 4 जा 24, 4 बच गया सर रिमाइंडर, कहां कंप्लीट डिवीजन हो रहा है यार? तो जब कंप्लीट डिवीजन हो ही नहीं रहा है तो ये बात लिखना ट्रू है क्या? ट्रू नहीं है सर, ये फॉल्स होगा। बी विल बी आवर राइट आंसर। समझ में आई क्या बात? नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, एक और सवाल ले रहा हूं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। वो फाइनल सवाल होगा आज के लेक्चर का। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। चलो दिमाग लगाओ, आराम से सोचो विचारो, दिमाग लगाओ कि भैया जी 8 को डिवाइड कर रहे हैं -2 से, यानी कि क्या इस चीज को लिखा जा सकता है? क्या इस चीज को लिखा जा सकता है? ट्रू या फॉल्स? आराम से सोच विचार के जवाब देना, आराम से सोच विचार के, फटाफट। इसके साथ आज का लेक्चर एंड करेंगे। फटाफट बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे दिमाग लगा पाते हैं। क्या बात है, जवाब आ रहे हैं, सभी के जवाब आ रहे हैं, बहुत ही शानदार। तो भैया हमारा टाइमर समाप्त होने वाला है, तो ये लेक्चर का लास्ट सवाल होगा। इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली शायद कल उड़ान की मैथ्स की क्लास नहीं होगी, परसों होगी। अब कल 9th वालों की मेरी क्लास है, तो भैया अच्छे से रिवाइज करके आना। आज कोई होमवर्क नहीं दूंगा, होमवर्क इतना ही रहेगा, रिवीजन ढंग से रिवीजन करके आइएगा, क्योंकि आज की पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो टाइम अप हो गया है, देख लेते हैं भैया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्या बात है, समझदार तो हो गए हो तुम लोग। तो देखो इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब मैं ऐसे भी समझ सकता हूं कि -2 मेरा डिवाइजर है, 8 डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं सर 8 डिवाइडेड बाय -2। बात वही है ना, मैं ऐसा लिखूं, बात तो वही है। नाक ऐसे छुओ या ऐसे छुओ, नाक ही टच करना है सर। तो क्या कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा है? कहोगे अरे बिल्कुल हो रहा है सर। मैं कहूं भैया इसको सॉल्व करो, तो क्या तुम आंसर नहीं बताओगे? क्या सीधे क्वेश्चन नहीं आता तुम्हारा? बिल्कुल आता है सर। तुम कहोगे सर हमारा आंसर होगा -4, तो क्वोशंट आ गया, रिमाइंडर 0 आ रहा है सर, तो कंप्लीटली डिवाइड कर तो रहा है बकायदा। तो भैया सही बात है, आंसर ट्रू है। सवाल फंसा रहा है, फंसना नहीं है यार, आराम से समझना है। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। इस बच्चों में एक बार देख लेते हैं लीडर बोर्ड में कौन कौन है। क्या बात है, सबसे ऊपर शौर्य, 1 सेकंड से भी कम टाइम में जवाब दिया, नाइस शौर्य। फिर निमेश है, बहुत पीछे नहीं है निमेश जी। फिर प्रियांशु है, उसके अलावा ड्रारक्री है, देवांशु है, जीवितेश है, एस्टेटिव पांडे है, वंश है, सुषमा कुमार है। क्या बात है, सुषमा कुमार ऐसा नाम है कि मैं कंफ्यूज ही हो गया, लड़का है कि लड़की। चलो कोई नहीं यहां पे, चलो बहुत ही बढ़िया। चलिए तो देखो एक बच्चा कह रहा है कि सर कितने क्लास लगेंगे इस चैप्टर को खत्म करने में? तो आप अपना प्लानर देख लीजिएगा, मैथ्स के प्लानर में आपको दिख जाएगा कि ये चैप्टर हमारा कब कंप्लीट हो रहा है। 1-2 क्लास बस आगे पीछे हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। चलिए तो उम्मीद करूंगा आज के सेशन में मजा आया। तो अगर आज के सेशन में मजा आया तो चैट सेक्शन ओपी सर यस सर से भर दो यार। वाह, मतलब एक बच्चे को वो कहते हैं नाचना नहीं आता तो कह रहा आंगन ही टेढ़ा, वो कह रहा है क्वेश्चन ही गलत है। वाह क्या बात है, क्या बात है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। एकदम मुहावरा मेरे मुंह पे आ ही रहा था और तुमने बोल ही दिया। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, थोड़ा भेजा लगाओ, दिमाग लगाओ, जो मैंने बातें बताई उसको दिमाग में यूज करोगे तो बन जाएगा सवाल। ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ता है। चलिए तो भैया जी सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, अब मिलेंगे अगले सेशन में। उम्मीद करूंगा तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा। कैसे चुटकियों में हमारे 1.5 घंटे निकल गया पता भी नहीं चला यार। तो इसी तरीके से मस्ती में मजे में पढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।